अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल कहानियन। लिसनर्स, आज जो नॉवेल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसका नाम है महक। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। सुनो खौला, तुम अपने बाप के पास चली जाओ। मम्मी बहुत संजीदगी से उसे मशवरा दे रही थी। देखो, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हारा बाप बड़ा आदमी है और अब जबकि तुम एफएससी में शानदार नंबर ले आई हो तो तुम्हें मेडिकल में जरूर जाना चाहिए। और तुम जानती हो मैं तुम्हारी मेडिकल की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकती, जबकि तुम्हारे बाप के लिए ये कोई मसला नहीं। आखिर वो अपने दूसरे बच्चों को भी तो आला स्कूलों में पढ़ा रहा है। मैं नहीं चाहती बेटा कि वसाइल की कमी तुम्हारी राह में रुकावट बने। तुम्हारी बेहतरी का सोच कर ही मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के पास भेजने का फैसला किया है। जरा तवक्कुफ के बाद फिर कहने लगी, अब मैं समझती हूँ तुम न सिर्फ बड़ी बल्कि समझदार भी हो गई हो। तुम्हारे अंदर ये खौफ नहीं होना चाहिए कि सौतेली माँ तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। अव्वल तो वो तुम्हें कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सकती, फिर भी अगर कोई बात हो जाए तो तुम मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। मेरा ख्याल है कि तुम उसकी औलाद से ज्यादा ज़हीन हो। जब भी मैं चाहती हूँ तुम वहाँ रहकर अपनी तालीम को बेहतर तरीके पर जारी रखो। मम्मी, मैं यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती हूँ। डैडी से कह दूंगी मेरा खर्चा बढ़ा दें। मम्मी जरा देर को रुकी थी कि वो बोल पड़ी, कितना खर्चा बढ़ाएंगे वो? 100, 200 या ज्यादा से ज्यादा 500? 500 कम तो नहीं होते, बहुत ज्यादा भी नहीं होते। मेरा ख्याल है अगर तुम अपने बाप की नजरों के सामने रहोगी और फिर उसे अंदाजा होगा कि तुम कितनी ज़हीन हो तो वो तुम्हारी तालीम पर हजारों खर्च करने से भी दरेक नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके नजदीक सबसे ज्यादा अहमियत तालीम की है। वो खुद बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तालीम और उसकी जरूरियात को अच्छी तरह समझता है। तो ये सब यहाँ रहकर भी तो हो सकता है। यहाँ रहकर बेहतर तरीके पर नहीं हो सकता। साल में 6 महीने तो तुम्हारा बाप बाहर रहता है। ऐसी सूरत में उसे याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हें तुम्हारे खर्च के अलावा फाजिल रकम भेजे। वो कुछ नहीं बोली और उसे खामोश देखकर मम्मी फिर कहने लगी, देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि उस टाइम की औलादें तुमसे आगे निकल जाएं। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी तरह ज़हीन नहीं होंगी। तो क्या ये तुम पर जुल्म नहीं होगा कि वसाइल की कमी का शिकार होकर उनसे पीछे रह जाओ? मम्मी, मेरे जाने से आप जो अकेली हो जाएंगी, उसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मेरी फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मैं हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। और फिर तुम कौन सा कोई मुझसे बहुत दूर जाओगी, इसी शहर में रहोगी। हर वीकेंड पर आ जाया करना। तो फिर डैडी से क्या कहूँ? वो हार मानती हुई पूछने लगी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कल फोन पर उनसे बात कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। और देखो, मम्मी जाते जाते रुक कर कहने लगी, जरा अपने अंदर होशियारी पैदा करो। यूं डरी सहमी रहोगी तो अगला बहुत जल्द तुम पर हावी हो जाएगा। किसी को अपने आप पर हावी होने का मौका मत दो। कोशिश करो कि तुम सब पर हावी रहो। आजकल लड़कियों को देखो, जमाने को उंगलियों पर नचाने का फन जानती हैं। एक तुम हो के। उसकी बेजार शक्ल देखकर मम्मी ने अपनी बात रोक ली और शब बखैर कहती हुई उसके कमरे से निकल गईं। पता नहीं मम्मी ने डैडी से उसके बारे में क्या कहा कि तीसरे ही दिन वो उसे लेने के लिए आ गए। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी की ख्वाहिश पर उसे जाना पड़ा। वो कि उसे डैडी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसे कभी भी उनसे शिकायत नहीं रही थी। वो उन्हें भी उतना ही अजीज रखती थी जितना कि मम्मी को, बल्कि कभी तो उसे डैडी का पलड़ा भारी नजर आता था। वो वेल एजुकेटेड और उसूली इंसान थे। अपनी मेहनत से उन्होंने जो मकाम बनाया था वो काबिल रश्क था। वो अक्सर सोचती थी, पता नहीं मम्मी ने डैडी जैसे बंदे की कदर क्यों न की। हालांकि डैडी तो आइडियल शख्स हैं। बचपन से अब तक सैकड़ों बार उसने सोचा था कि मम्मी से पूछे कि उनके और डैडी के दरमियान अलहदगी क्यों हुई थी, लेकिन हमेशा वो सिर्फ सोच कर रह गई और मम्मी ने भी कभी उसके साथ इस मौजू पर बात नहीं की थी। हो सकता है उन्होंने जरूरत न समझी हो, या हो सकता है कोई ऐसी वजह हो जो वो उसे बताना न चाहती हो। बहरहाल कुछ भी था, वो नहीं जानती थी कि उन दोनों के दरमियान अलहदगी क्यों हुई थी।
उसने जब से होश संभाला था अपने आप को मम्मी के साथ इस छोटे से फ्लैट में देख रही थी। डैडी कभी कभार उसे मिलने आ जाते थे और कभी जब वो डैडी के साथ जाने के लिए कहती तो मम्मी मना नहीं करती थी, बल्कि आराम से उसे जाने की इजाजत दे देती थी। शुरू शुरू में उसकी समझ में नहीं आता था कि डैडी को उसे अपने साथ ले जाने के लिए मम्मी की इजाजत की जरूरत क्यों पेश आती है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो सारे हालात, सारी बातें खुद ब खुद समझती गई थी। वो समझ गई थी कि उसके हालात और बहुत सारे लोगों की तरह नहीं हैं, और ये मुख्तलिफ हालात ही थे जिन्होंने उसे खासा हसास और काफी हद तक बुज़दिल बना दिया था। वो बहुत कम गो भी थी। कभी कभी तो उसे लगता कि बहुत दिनों से उसके होंठों ने जुम्बिश तक नहीं की। मम्मी जहाँ उसकी सादत से चिढ़ती थी, वहाँ डैडी उसकी कम सुखनी को बहुत पसंद करते थे। वो खुद बहुत धीमे लहजे में बात करते थे। उनका मखसूस अंदाज था। क्या हाल है बेटा, कैसे हो आप, सब ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम? वो हमेशा उनके लहजे में खोकर अपनी हर बात भूल जाती थी। दिल चाहता वो बोलते रहे और वो सुनती रहे। वो उनके दूसरे बच्चों की तरह उनसे बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं थी। उसके अंदर एक झिझक थी, और ये झिझक भी शायद उसके हालात ने बख्शी थी। डैडी उसकी कैफियत समझते थे, इसलिए हमेशा उसे अपने पास बिठाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए यूं बात करते कि अक्सर उसके दिल की बात भी वो खुद ही कह जाते। वो हैरान रह जाती थी कि डैडी उसकी सोचों को कैसे पढ़ लेते हैं। उस वक्त भी वो डैडी के साथ आ तो गई थी, लेकिन उसे ये कहना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मम्मी उसकी मेडिकल की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया। बहुत सोचने पर भी उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिले तो उसने डैडी से कुछ भी कहने का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन उस वक्त वो खासी मुताज्जिब हुई जब डैडी ने उसे अपने पास बिठाकर उसका हाल अहवाल पूछने के बाद खुद ही इस मौजू को छेड़ दिया। वो पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट तो बहुत अच्छा है डैडी। वेरी गुड। अब आपका क्या इरादा है? मेरे लिए जो राह आप मुतय्यन करेंगे मैं उसी पर चलूंगी। डैडी कुछ देर उसकी तरफ देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए पूछने लगे, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? मैं आपकी राय को अफसल समझती हूँ। तुम्हारी मम्मी क्या कहती हैं? उनका ख्याल है कि मुझे मेडिकल में जाना चाहिए। क्या इतने अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे? जी। फिर तो तुम्हारी मम्मी ठीक कहती हैं। वो चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। आज पहली बार वो उनके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर तलाश कर रही थी जो उनके अंदर किसी पछतावे या मलाल का इजहार करता हो, लेकिन उसे ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। पता नहीं डैडी वाकई मुतमईन है या उन्हें अपना आप छुपाने में कमाल हासिल है। उसने सोचा। बेटा, डैडी की आवाज पर वो चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। अब तुम आराम करो, मैं कल शाम फिर तुमसे बात करूंगा। वो सर हिलाती हुई उनके पास से उठ आई। गैलरी से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि फरहान उसे रोक कर पूछने लगा, खौला बाजी अब आप यहीं रहेंगी? उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि डैडी ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा था। बाजी आप यहीं रह जाए ना। वो फिर खामोश रही। मैं डैडी से कहूँगा, अब आपको न जाने दें। वो उसका गाल थपकती अपने कमरे में चली आई। अगले दिन वो शाम में डैडी का इंतजार करती रही, लेकिन वो रात को न जाने किस वक्त लौटे। उससे अगला दिन भी यूं ही गुजर गया। वो जानती थी कि डैडी बहुत मसरूफ आदमी हैं, फिर भी वो चाहती थी कि डैडी जल्दी कुछ करें, ऐसा न हो कि दाखिले की तारीखें निकल जाएं। तीसरे दिन भी वो बहुत देर तक उनका इंतजार करने के बाद अपने कमरे में आई थी, और जब वो सोने का इरादा कर रही थी तब डैडी खुद उसके कमरे में आ गए। बेटा, आप सो तो नहीं रहे थे? वो आते ही अपने मखसूस लहजे में पूछने लगे। नहीं तो डैडी, बेटा मैं आपके एडमिशन के सिलसिले में ही मसरूफ रहा। वो उसके पास बैठते हुए बोले, मैंने यूनिवर्सिटी से पता किया है और इस वक्त तुम्हारा दाखिला यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन में मुमकिन है। वो हैरान होकर देखने लगी। मेरी शुरू से ख्वाहिश रही है कि मैं तुम्हें और अपने दूसरे बच्चों को भी अमेरिका में आला तालीम दिलवाऊं। तुम्हारी तरफ से मुझे थोड़ी परेशानी इसलिए थी कि मैं सोचता था पता नहीं तुम्हारी मम्मी तुम्हें अमेरिका भेजने की इजाजत देंगी या नहीं। बहरहाल मुझे खुशी है कि उसने बखुशी इजाजत दे दी है। और कतरे मुख्तलिफ हालात में परवान चढ़ी वो बुज़दिल सी लड़की बजाय खुश होने के परेशान होकर पूछने लगी, डैडी मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? बेटा मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा,
और तुम्हारे एडमिशन और रिहाइश के इंतजाम तक वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगे, मैं 10-15 दिन में तुम्हारे जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। अगर तुम चाहो तो ये अरसा अपनी मम्मी के साथ गुजार सकती हो। जी, मैं मम्मी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, सुबह मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। मैं अगले 15 दिनों में किसी भी वक्त तुम्हें लेने आ सकता हूँ। उसने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया तो डैडी उसका गाल थपकते हुए शब बखैर कहकर उसके कमरे से निकल गए। उसके एडमिशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। रिहाइश के लिए अलबत्ता थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी क्योंकि हॉस्टल नहीं था। यूनिवर्सिटी से काफी दूर कॉम्प्लेक्स बने हुए थे जिनमें दूर और नजदीक से आए स्टूडेंट्स की रिहाइश थी। यहाँ एक पाकिस्तानी लड़की ने उसके साथ शेयर किया। डैडी अपना हर तरह से इत्मीनान करने के बाद वापस चले गए। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर से, अपने वतन से बहुत दूर बिल्कुल अकेली है। अभी वो इस एहसास में घिरी ये सोच रही थी कि वो यहाँ कैसे रह सकेगी कि वो लड़की उसके पास बैठती हुई कहने लगी, मेरा नाम निदा है, निदा जहांगीर। फिर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। खौला शिराज, तुम्हारे डैडी चले गए? उसने इस बात में सर हिला दिया। खासे स्मार्ट आदमी हैं, तुम क्यों इतनी डल हो? नहीं तो। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी तुम्हारे बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। वो खामोश रही। सुनो, मेरा ख्याल है हमें 4 साल का तवील अरसा एक साथ गुजारना है। क्यों ना हम दोस्तों की तरह फ्रैंक होकर रहें ताकि वक्त अच्छा कट जाए। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। तो फिर मिलाओ हाथ। वो उसका हाथ थामते हुए पूछने लगी, तुम यहाँ कब से हो? अभी 3 दिन पहले तो आई हूँ। अकेली? नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेरे डैडी छोड़कर गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं, जबकि मैंने अपने डैडी को मजबूर किया था कि मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजें। तुम ये कैसे कह रही हो कि मुझे मेरे डैडी जबरदस्ती छोड़ गए हैं? क्या डैडी ने तुमसे ऐसी कोई बात कही है? नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है। फिर वजाहत करते हुए बोली, यार अगर अपनी मर्जी से आई होती तो अंदरूनी खुशी का अक्स तुम्हारे चेहरे से जरूर झलकता दिखाई देता। वो हंस पड़ी थी। अच्छा ये बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? ख्वाहिश तो थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जाते हुए हार्वर्ड रास्ते में पड़ती है। रोजाना आते जाते उसे देखकर दिल बहला लिया करेंगे। हार्वर्ड में ऐसी क्या खास बात है? अरे तुम्हें नहीं पता, अपनी साबिक वजीर आजम वहीं से पढ़ी हैं और हो सकता है वहाँ पढ़कर मेरा भी चांस बन जाता। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। खासी दिलचस्प लड़की हो। अभी तो आज पहला दिन है, आगे आगे देखना। वो इतरा कर बोली, तुम्हारी बेजार शक्ल को भी 2 दिन में ठीक कर दूंगी। मेरी शक्ल बाद में ठीक करना, पहले अपने कमरे को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लूं। वो जैसे ही उठने लगी, निदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, तुम्हें किचन के काम का भी कोई तजर्बा है? हाँ, मैं सब कुछ पका लेती हूँ और बास डिशेस तो बड़ी मजेदार बना लेती हूँ। थैंक्स गॉड, निदा तवील सांस लेती हुई बोली। क्यों, तुम्हें कुछ भी पकाना नहीं आता? मुझे सिर्फ खास चीजें आती हैं, मसलन चाय, कॉफी, ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों किस्म की, यहाँ तक के अंडा भी फ्राई कर लेती हूँ। वाकई? वो अपने लहजे में हैरत समोते हुए शरारत से बोली तो दोनों हंसती हुई उठ खड़ी हुई। उसे अपने कमरे की तरतीब बदलने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि जिस तरह कमरा सेट किया गया था उसी तरह मुनासिब लग रहा था। उसने सिर्फ अपने कपड़े निकाल कर अलमारी में रखे और अभी खाली सूटकेस अलमारी के निचले खाने में रख रही थी कि निदा चाय लेकर आ गई। मैंने सोचा पहले मैं तुम्हें अपने हाथ का कमाल दिखा दूं। वो आते ही कहने लगी, अरे तुमने ख्वामखा तकलीफ की, मैं खुद बना ली थी। ये रस्मी जुमले रहने दो और अगर फारिग हो गई हो तो चलो बालकनी में बैठकर चाय पियेंगे। चलो। वो उसके हाथ से एक मग लेकर कमरे से निकल आई। 3 दिन बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बालकनी में रेलिंग के सहारे खड़े होती हुई निदा ने तिला देने के अंदाज में कहा तो वो पूछने लगी, क्या तुम यहाँ के रास्तों से वाकिफ हो? हाँ, पिछले 3 दिनों में मैंने बड़ी मालूमात हासिल कर ली हैं, इतनी जितनी तुम 3 महीने में भी मालूम नहीं कर सकती। अच्छा? वो हंस पड़ी।
तुम शायद मजाक समझ रही हो, ठहरो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कुर्सी खींच कर बैठते हुए बाकायदा शुरू हो गई। हमारे दाएं हाथ पर जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 मेल स्टूडेंट्स रहते हैं। उनकी स्याह रंगत से मैंने अंदाजा लगाया है कि दोनों का ताल्लुक अफ्रीका से होगा, या हो सकता है यहीं के स्याह फार्म बाशिंदे हों। बहरहाल दोनों कोलतार जैसे हैं। वो हंस पड़ी। आगे सुनो। उसके हंसने का निदा ने कोई नोटिस नहीं लिया। बाएं हाथ वाले कॉम्प्लेक्स में एक हिंदू लड़की है, उसका नाम पारो है। फिलहाल अकेली है, हो सकता है एक आध दिन में कोई उसके साथ शेयर करने के लिए आ जाए। और हमारे दरवाजे के ऐन सामने जो दरवाजा है, उसकी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। क्यों? पत्थर की हो जाओगी। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। वो तजस्सुस पैदा करने की खातिर कुर्सी उसके करीब घसीटते हुए बोली, सामने वाले कॉम्प्लेक्स में वहीद मुराद रहता है। क्या? वो अपनी जगह से उछल पड़ी। वहीद मुराद को तो इस दुनिया से गए हुए। तुम तो एकदम ही बेवकूफ हो। उसकी बात काटते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल वहीद मुराद जैसा है, वैसा ही हैंडसम और स्मार्ट, वैसा ही हेयर स्टाइल, यहाँ तक के चाल ढाल भी वैसी है। मैं पिछले दिनों से की होल से उसे आते जाते देख रही हूँ। की होल से क्यों? उसके मासूमियत से पूछने पर निदा हंस पड़ी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे डैडी तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए हैं? उन्हें चाहिए था पहले तुम्हें गिद्दू बंदर की सैर कराते। तुम मजाक उड़ा रही हो? वो बुरा मानने लगी। अरे नहीं, निदा ने उसका हाथ थाम लिया। खैर छोड़ो, ये बताओ कल यूनिवर्सिटी देखने चलोगी ना? अपनी क्लासेस अगर पहले ही देख आए तो अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि सामने वाले का क्या चक्कर है? वो अभी तक उसी में उलझी हुई थी। अभी चक्कर चला कहाँ है जो बताऊं? यानी इरादा है? वो हंस पड़ी। देखो। है कहाँ का? पता नहीं, वैसे देखने में तो एशियाई लगता है। फिर उठते हुए कहने लगी, आओ तुम्हें दिखाऊं, उसके आने का वक्त हो गया है। की होल से? वो उसके साथ ही उठती हुई शरारत से बोली, नहीं, दरवाजे से बाहर निकलकर टहलते हुए जरा आगे तक जाएंगे। अगर उससे मतभेड़ हो गई, हेलो कह देंगे। पहले भी कभी कहा है? नहीं। पहले क्यों कर कहती? अकेली थी, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी। और अगर उसने तुम्हारी हेलो के जवाब में एक खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी तरफ फेंक दी तब? हाय, उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। फिर बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जबकि इसका इम्कान ज्यादा है। वो कैसे? तुम जो सलोनी शामों का स्वरूप लिए खड़ी हो, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो। जी नहीं। वो अपनी तारीफ पर थोड़ी नर्वस होकर फौरन बोल पड़ी, नजरें चुराती, बार बार पलकों को झपकती। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि निदा कुछ देर दिलचस्पी से उसकी तरफ देखती रही, फिर दरवाजा खोलते हुए बोली, आओ चलें। तुम जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कमॉन यार, मैं कौन सा इसके लिए इतनी संजीदा हूँ जो मुझे उसके छिन जाने का खौफ होगा? क्या मतलब? देखो खौला, शाहराए हयात पर चलते हुए बहुत सी चीजें और बहुत से लोग अच्छे नजर आते हैं और अच्छे लगते हैं, लेकिन सब अच्छी लगने वाली चीजें और लोग हमारे नहीं होते, और न ही हम उन पर हक जता सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जो हमें अच्छा लगता है, हम अपने साथ चलने वाले को उसकी तरफ मुतवज्जा करते हैं। मैं भी तुम्हें सिर्फ एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं। वो चुपचाप उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आई। हर दरवाजे पर जलती ट्यूबलाइट ने पूरे कॉरिडोर को रोशन कर दिया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अभी चंद ही कदम चली थी कि दाएं तरफ से बकौल निदा के कोलतार जैसे लड़के निकलकर उनके सामने आ गए। हेलो, उनके करीब से गुजरते हुए एक लड़के ने कहा, तो जवाबन उन दोनों को भी हेलो कहना पड़ा। उनका ख्याल था कि वो मजीद बात करने के लिए रुकेंगे, लेकिन वो फौरन ही आगे बढ़ गए। चलो निदा, अंदर चलते हैं, वो फौरन ही कहने लगी। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई किसी के इंतजार में टहल रहे हों। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि अगर तुम्हारे उस वहीद मुराद ने भी ये महसूस कर लिया कि हम महज उसे देखने की खातिर यहाँ खड़े हैं, तो उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि निदा ने उसका हाथ दबाते हुए सामने इशारा किया था। वो बिला इरादा ही उसकी तरफ देखने लगी, और फिर इससे पहले कि वो नजरों का जाविया बदलती, वो उनके करीब पहुंच चुका था। लम्हे भर को उसने कदम रोक कर उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने दरवाजे का लॉक खोल कर अंदर चला गया। कैसा? निदा उसकी तरफ देखते हुए शरारत से बोली। बको मत,
वो अपना हाथ छुड़ाकर उससे पहले ही अंदर चली गई। क्लासेस शुरू होते ही वो बहुत ज्यादा मसरूफ हो गईं। वही पहले 3 दिन जो दोनों ने मिल बैठकर तफसीली बातें की थीं, उसके बाद तो दोनों के पास एक दूसरे के लिए भी वक्त न रहा। वो तो खैर आदी थी, क्योंकि घर में भी उसका ज्यादातर वक्त पढ़ने में ही गुजरता था। कहीं आने जाने या घूमने फिरने का उसे वैसे भी शौक नहीं था। उसने हमेशा किताबों को अपना बेहतरीन रफीक जाना था। लेकिन निदा बहुत जल्द उकता गई। उस रात वो डॉक्टर रॉबर्ट का लेक्चर समझने की कोशिश कर रही थी, जो उन्होंने आज सुबह ही दिया था, कि निदा उसके कमरे में झांककर कहने लगी, सुनो, फारिग हो? फारिग तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम है तो कहो। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अभी से? वो सर उठाकर हैरत से पूछने लगी, यार ये भी कोई जिंदगी है? वो उसके बेड पर गिरते हुए बोली, सुबह 5 बजे घर से निकल जाओ। 2 घंटे की ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी की शक्ल नजर आती है। उसके बाद शाम 6 बजे तक बंदा उसी यूनिवर्सिटी की हुदूद में चकराता रहता है। वापस आकर अगर दिल चाहे कुछ देर आराम कर ले तो नामुमकिन, क्योंकि अगले दिन की फिक्र साथ आती है। जरा तवक्कुफ के बाद कहने लगी, मेरी मम्मी मना कर रही थी मुझे कि इतनी दूर मत जाओ, लेकिन मुझे ही शौक था अमेरिका आकर पढ़ने का। खुदा, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि यहाँ की तालीम इतनी टफ होगी तो मैं कभी भी ना आती। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, वापस जा सकती हो। उसके इतने इत्मीनान से कहने पर वो उछल पड़ी, क्या तुम्हारा मतलब है मैदान छोड़कर भाग जाऊं? तो फिर पढ़ने में दिल लगाओ। पढ़ने के साथ थोड़ी तफरी भी चाहिए होती है इंसान को। तुम बताओ, सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहने के बाद कौन सा वक्त हमारे पास तफरी के लिए बचता है? तुम चाहती क्या हो? वो किताब बंद करते हुए संजीदगी से पूछने लगी। मैं क्या चाहती हूँ? वो कोहनी खड़ी करके हथेली पर सर टिकाते हुए बोली, भाई फुर्सत है, सुनोगी? अगर तुम तहैया कर चुकी हो कि इस वक्त ना खुद पढ़ोगी और ना ही मुझे पढ़ने दोगी, तो जरूर बताओ, मैं सुनूंगी। सबसे पहले तो सुबह 5 बजे मेरा उठने को दिल नहीं चाहता। वो बाकायदा शुरू हो गई। खैर, जल्द उठना इतना तकलीफ दे काम नहीं है, इससे समझौता किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने जो झील नजर आती है, रोजाना उसकी तरफ से नजरें चुरा कर गुजर जाना बड़ा तकलीफ दे है। किसी किसी वक्त मेरा दिल चाहता है वहीं रुक जाऊं। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता? नहीं, इस पर बाद में बहस करूंगी कि तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाहता। पहले अपनी बात कर लूं। उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। कभी दिल चाहता है किसी सिनेमा हाउस का रुख करूं और कोई जबरदस्त किस्म की मार धाड़ वाली फिल्म देखूं। कभी न्यूयॉर्क जाने को दिल चाहता है और कभी चाहती हूँ हॉलीवुड की सैर कराऊं। और हॉलीवुड जाने की ख्वाहिश उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर जाती है जब मैं डॉक्टर ज़ुआगो की क्लास में बैठी होती हूँ। डॉक्टर ज़ुआगो? वो हैरान होकर पूछने लगी। वो ही डॉक्टर विल्सन, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे डॉक्टर ज़ुआगो में उमर शरीफ था। मेरे खुदा, उसने अपना सर पीट लिया। कोई तुम्हें वहीद मुराद जैसा लगता है, कोई उमर शरीफ जैसा। मेरा ख्याल है तुम फिल्में ज्यादा देखती हो। अब तो लगता है फिल्म देखनी नसीब ही नहीं होगी। क्यों? ये सोचना हिमाकत है कि तालीम से फारिग होने के बाद खूब घूमे फिरेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अमली जिंदगी शुरू हो जाएगी और अमली जिंदगी में जाने के बाद हम मरीजों को देखेंगे, फिल्म नहीं देख सकेंगे। अच्छा, अब तुम अपनी मजीद बकवास बंद करो तो मैं थोड़ी स्टडी कर लूं। वो दोबारा किताब खोलती हुई बोली। पहले एक वादा करो, फिर पढ़ने दूंगी। वो सवालिया नजरों से देखने लगी। इस संडे को कहीं घूमने चलेंगे और हफ्ते भर के जमाशुदा काम कौन करेगा? अगले हफ्ते कर लेंगे। नहीं, फिर काम बहुत बढ़ जाएगा। तो सुबह ही सुबह अपने काम निपटा लेना। हमने कौन सा दर्जन भर बच्चों के काम निपटाने होते हैं जो सारा दिन लग जाएगा। अच्छा, कोशिश करूंगी। अब प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। निदा का उठने का इरादा ना देखकर उसे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। सबसे पहले उसी झील पर चलेंगे। खुदा के लिए निदा, ये प्रोग्राम बाद में सेट करना, अब मुझे पढ़ने दो। उसके चिल्लाकर कहने पर निदा उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते बोली, चाय पियोगी? नहीं। वो फौरन किताब पर झुक गई। निदा कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर कंधे उचकाती हुई उसके कमरे से निकल गई। छुट्टी के दिन निदा सुबह ही सुबह उसके कमरे में पहुंच गई। चलो खौला, जो काम करना है जल्दी जल्दी कर लो, फिर चलेंगे। अजीब लड़की हो तुम,
वो उठते हुए बोली, अब मेरे डैडी आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहूंगी कि मुझे इस लड़की से निजात दिलाएं। मुझे भी तुम जैसी बोर लड़की के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। निदा बुरा मानते हुए चली गई तो वो उसके पीछे भागी। मैं मजाक कर रही थी यार, तुम बुरा मान गई। अब मुझे मनाने में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। इसका मतलब है तुम खफा नहीं हो? नहीं। और सुनो, मैं किचन साफ कर रही हूँ, लिहाजा इस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। चीजों की तरतीब मत बदल देना, मुझे तुम्हारी रखी हुई चीजें तलाश करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो वापस अपने कमरे की तरफ जाती हुई कहने लगी। फिर कुछ देर बाद ही वो अपने मैले कपड़े लेकर आ गई थी। सुनो निदा, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, अगर तुम्हारे भी हों तो दे दो। तुम धोगी? मैंने कौन सा हाथ से धोने हैं, जहाँ अपने डालूंगी तुम्हारे भी डाल दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद निदा ने अपने मैले कपड़े भी लाकर दे दिए तो वो जल्दी से बाहर निकल आई। पीछे बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ दीवारों के साथ वॉशिंग मशीनें रखी थी, इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसने शुक्र किया और जल्दी से मशीन में कपड़े डालने के बाद पैसे डाले और बटन ऑन कर दिया। अब 15 मिनट तक उसे यूं ही फारिग खड़े रहना था और ये जरा सी फरागत मिलते ही उसे अपना घर याद आने लगा, मम्मी याद आने लगी। वो सोचने लगी मेरे आने के बाद मम्मी कितनी तन्हा हो गई होंगी और कितने दिनों से उनका खत भी नहीं आया था। मैं आज ही रात उन्हें तफसीली खत लिखूंगी। मशीन की बैल बजने लगी थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई और जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगी। तमाम कपड़े निकालने के बाद उसने सुखाने के लिए दूसरी मशीन में डाले और बटन ऑन करने के बाद जैसे ही पलटी, दरवाजे में वो खड़ा था अपने मैले कपड़े बाजू पर लटकाए। वो फौरन पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा था और धड़कनों के साथ उसके कदमों की आवाज भी हम आहंग होकर उसे मजीद नर्वस कर गई। तो उसने यूं ही सर झुकाए हुए नजरों का जाविया बदल कर देखा। वो उससे कुछ फासले पर खड़ा दूसरी मशीन में कपड़े डाल रहा था और इस काम से फारिग होने के बाद वो फौरन उसकी तरफ पलटते हुए बोला, हेलो। जवाब में उसके होंठ जरा सा खुले लेकिन आवाज अंदर ही कहीं रह गई। आप पाकिस्तान से आई हैं या भारत से? वो बड़ी शिस्ता अंग्रेजी में पूछने लगा। पाकिस्तान से। मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ। उसके लहजे में एकदम शगुफ्तगी से मटाई थी, शायद उसके हमवतन होने के ख्याल से। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बूस्टन में एमडी के 3रे साल में हूँ। और आप? अपने बारे में बताने के बाद वो उससे पूछने लगा। उसी यूनिवर्सिटी में इस साल मेरा एडमिशन हुआ है। अच्छा, वो मजीद खुश हुआ। कभी वहाँ देखा नहीं आपको? वो क्या कहती, खामोश रही और फिर इससे पहले कि वो मजीद कोई सवाल करता, उसने जल्दी से बटन ऑफ किया और अपने कपड़े निकाल कर जाने के लिए तैयार हो गई। आपने अपना नाम तो बताया नहीं, वो उसे जाने के लिए तैयार देखकर पूछने लगा। खौला। मैं शहरोज हूँ, शहरोज जंजुआ। वो चूंकि उसकी तरफ देखने लगी, अचानक कुछ मानूस सा लगने लगा था। ऐसा लगा पहले भी कहीं देखा है, अगर देखा नहीं तो सुना है। कहाँ? उस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आया तो वो उसे खुदा हाफिज कहकर वहाँ से चली आई। इतनी देर लगा दी, निदा उसे देखते ही कहने लगी, मेरा ख्याल है मैं वक्त से पहले आ गई हूँ। कैसे? अभी कपड़े पूरी तरह सूखे भी नहीं और मैं निकाल कर ले आई। लाओ, मैं जब तक इन्हें लिविंग रूम में फैला देती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। निदा उसके हाथ से कपड़े लेती हुई जल्दी जल्दी फैला कर रखने लगी। यहाँ मत फैलाओ निदा, कोई आ गया तो बहुत बुरा लगेगा। अरे जब हम होंगे ही नहीं तो किसी के आने का क्या सवाल। और प्लीज अब तुम यहाँ मत खड़ी रहो, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो निदा का मूड बिगड़ते देखकर अपने कमरे में चली गई। निदा ने भी हद कर दी थी। एक ही दिन में इतनी बहुत सारी जगह देखने के चक्कर में उसे थका डाला। वो क्योंकि फिरने की शौकीन नहीं थी और ना ही आदी, इसलिए शाम में वापस आते ही अपने बेड पर आते ही जो गिरी तो दोबारा उठने की हिम्मत ही न हुई। अरे तुमने कपड़े भी नहीं बदले? निदा उसके कमरे में आई तो उसे उसी हुलिये में लेटे देखकर कदरे हैरत से पूछने लगी। इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है। क्या बहुत ज्यादा थक गई हो? जरा रुक कर फिर कहने लगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। तुम इंसान होती तो थकती। निदा हंस पड़ी। ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर कॉल बेल बजने से उसकी बात अधूरी रह गई। शायद हमारे यहाँ कोई आया है। वो जैसे ही पलटने लगी, खौला उसे पुकारती हुई एक ही जस्ट में बेड से कूद आई। ठहरो निदा, पहले लिविंग रूम में से कपड़े उठाने दो। उसके साथ ही वो जाकर जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेटने लगी। निदा दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे शरारत से उसे देखती रही।
फिर जैसे ही वो सब कपड़े उठाए अपने कमरे में गई, निदा ने दरवाजा खोल दिया। सामने पारो खड़ी थी। वो उसे लिए अंदर आ गई। तुम लोग आज कहीं गए थे? पारो बैठते ही पूछने लगी। हाँ, आज तफरी का मूड था सो निकल गए। खौला कहाँ है? अपने कमरे में। आओ वहीं चलते हैं। निदा उसे लिए उसके कमरे में आ गई और वो जो पहले ही थकी हुई थी और मजीद भाग भाग कर कपड़े समेटने की वजह से हाँफने लगी थी और इस वक्त बेड पर सीधी लेटी लंबे लंबे सांस ले रही थी। निदा के साथ पारो को अपने कमरे में आते देखकर अंदर ही अंदर खौल कर रह गई। जिस बेतरतीबी को वो लिविंग रूम से उठाकर अपने कमरे में ले आई थी, निदा वहीं पहुंच गई थी। दिल ही दिल में निदा को बेशुमार गालियां देते हुए उसने बेड पर फैले कपड़ों को किनारे पर किया और बज़ाहिर खुश अखलाकी का मुजाहरा करती हुई बोली, आओ पारो, कैसी हो? मैं दिन में आई थी लेकिन तुम दोनों थी नहीं। पारो बेड के किनारे पर बैठती हुई बोली, असल में खौला पिछले एक हफ्ते से मुझे तंग कर रही थी कि कहीं घूमने चलो। निदा उससे पहले ही बोल पड़ी, आज भी मेरा जाने का मूड नहीं था लेकिन खौला की वजह से जाना पड़ा। उसके घूरने पर निदा हंसती हुई उठ खड़ी हुई। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे लिए तकल्लुफ मत करो प्लीज, मैं जा रही हूँ। अरे अभी तो आई हो, बैठो ना, फिर किसी वक्त आऊंगी। इस वक्त वैसे भी तुम दोनों थकी हुई हो। अच्छा खौला, तुम आराम करो। वो निदा के साथ ही उसके कमरे से निकल गई तो वो तवील सांस लेती हुई फिर लेट गई। कुछ देर बाद ही निदा चाय लेकर आई तो उसने पीने से साफ इनकार कर दिया। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ, मेरा तो वैसे भी मूड नहीं था। मुझे पता है तुम हर काम मेरी खातिर करती हो। उसके जले भुने लहजे पर निदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो गुस्सा बाद में करना, पहले चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। ठंडी चाय वो वैसे भी नहीं पीती थी, इसलिए मजबूरन उठ बैठी। निदा कुछ देर खामोशी से चाय पीने के बाद वो कहने लगी, सुबह जब मैं कपड़े धोने नीचे गई थी ना, वहाँ वो भी आया था। कौन? वो जो सामने रहता है, उसका नाम शहरोज है। हैं? तुम तारुफ भी हासिल कराई और इतनी अहम बात तुमने सुबह ही क्यों ना बताई? सुबह तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि मुझे याद नहीं रहा, और सारा दिन कहना याद नहीं रहा। और जहाँ तक तारुफ का सवाल है तो उसने खुद ही अपना नाम बताया था। यूं ही तो नहीं बताया होगा, पहले तुम्हारा भी पूछा होगा। जब आपने उसे शहरोज से मुख्तसर मुलाकात की, सारी तफसील कह सुनाई। सुनो, सारी बात सुनने के बाद निदा कहने लगी, वो इत्तेफाकन वहाँ आया था या? निदा, क्या कहना चाहती हो तुम? वो उसकी बात काट कर बोली, सिर्फ इतना कि उसे महज इसलिए रिजेक्ट मत कर देना कि वो मुझे अच्छा लगा था। मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। वो चुपचाप निदा की तरफ देखने लगी जो अपनी बात कहकर उठ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात तो जरूर थी जो उसे पशेमान कर गई कि उसने क्यों निदा के सामने उसका जिक्र किया। अच्छा खौला, तुम अभी स्टडी करोगी या सोने का इरादा है? इस वक्त सोऊंगी। ओके, गुड नाइट। वो खाली मग लेकर उसके कमरे से निकल गई। सुबह निदा अपने पहले वाले मूड में थी, बिल्कुल फ्रेश सी। वो बगौर उसकी तरफ देखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर रात वाली बात का कोई तासुर नहीं मिला और वो जो रात बहुत देर तक उसके बारे में सोचकर परेशान होती रही थी, अब खासी मुतमईन हो गई थी। दूसरी बार शहरोज से उन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में हुई थी। लंच टाइम में वो दोनों कॉर्नर वाली टेबल पर बैठी बर्गर खाने में मसरूफ थीं, जब वो उनके पास आकर कहने लगा, क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं? उसके अंदाज में बेतकल्लुफी नहीं थी, लेकिन अपनायत का कोई ऐसा पहलू था कि दोनों ने लम्हा भर को एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सर हिलाकर उसे बैठने की इजाजत दे दी। शुक्रिया, वो बैठते हुए बोला, आज मैं खास तौर से आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। वो समझ नहीं सकी कि वो खास तौर का लफ्ज सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है या दोनों के लिए। इस कैफे में मैं कम ही आता हूँ क्योंकि मेरी ज्यादातर क्लासेस ब्लॉक एफ में होती हैं, इसलिए मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। आप क्या खाना पसंद करेंगे? निदा के पूछने पर वो फौरन बोला, ठहरिए, मैं अपने लिए लेकर आता हूँ। फिर जाते जाते पूछने लगा, आप दोनों कुछ और लेंगी? नहीं शुक्रिया। वो चला गया और जब वापस आया तो उन दोनों के लिए जूस भी लेता आया। मेरा ख्याल है हमने आपको कुछ लाने से मना किया था। निदा उसके हाथ में जूस के पैकेट देखकर कहने लगी, चलिए अब तो ले आया हूँ। उसने बैठते हुए पैकेट उन दोनों के सामने रख दिए। आपने बताया नहीं कि आपको खास तौर पर खौला को ढूंढने की जरूरत क्यों पेश आई?
निदा ने बज़ाहिर आम से लहजे में पूछा था, लेकिन खौला को यूं महसूस हुआ जैसे वो उस पर कुछ जताना चाहती हो। उस रोज खौला से बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई थी और आप तो जानती हैं परदेश में अपने हमवतनों को देखकर या उनसे मिलकर कितनी खुशी होती है। इसी हवाले से मैं दोबारा भी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप दोनों नजर ही नहीं आई। शायद आप नहीं जानते, हम आपके सामने ही तो रहते हैं। मैं जानता हूँ, वो फौरन बोल पड़ा, और कई बार सोचा कि आपकी तरफ आऊं, फिर आए क्यों नहीं? क्या मुझे आना चाहिए था? उल्टा निदा से पूछते हुए उसकी नजरें खौला पर जा ठहरी थीं, जैसे वो अपनी बात का जवाब उससे चाहता हो। खौला से पूछिए कि आपको आना चाहिए था या नहीं। निदा ने सारी बात उस पर डाल दी और वो अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करने लगी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। वो उसकी सवालिया नजरों से घबरा कर उठ खड़ी हुई। तो फिर कब आ रहे हैं आप? निदा ने उठने से पहले उससे पूछा। मैं नहीं, आज शाम आप दोनों मेरे यहाँ आए। अपने बारे में तो कह सकती हूँ कि जरूर आऊंगी, लेकिन खौला के बारे में नहीं कह सकती। क्यों? इसलिए कि ये कहीं भी जाने के लिए मुश्किल से तैयार होती है। हाँ, अगर आप इसे खास तौर से इनवाइट करें तो शायद। निदा, खौला के टूकने पर वो खामोश हो गई। आप आ रही हैं ना? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। निदा आएगी तो इसके साथ आऊंगी। मेरा ख्याल है आप दोनों एक दूसरे पर बात रखकर मुझे टालने की कोशिश कर रही हैं। यकीन कीजिए मैंने बहुत खुलूस से। हमें आपके खुलूस पर शुबा नहीं है, निदा उसकी बात काट कर कहने लगी, और दिल छोटा मत कीजिए, हम जरूर आएंगे। शुक्रिया, अब इजाजत दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ज़्वागो की क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट हैं। डॉक्टर ज़्वागो? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता हुआ सोचने लगा कि वो किसके लेक्चर का जिक्र कर रही है। माफ कीजिएगा, निदा का इशारा डॉक्टर विल्सन की तरफ है। उसे सोच से देखकर खौला जल्दी से बोल उठी। अरे, वो हंस पड़ा। आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। मैं पिछले कई दिनों से ये सोच कर परेशान होता रहा हूँ कि आखिर डॉक्टर विल्सन किससे मुशाबहत रखते हैं, है ना डॉक्टर ज़्वागो जैसे? बिल्कुल। अच्छा, आप उन दोनों का मुआवजा ना करें, हम जा रहे हैं। वो उसे वहीं छोड़कर कैफे से निकल आई। शाम में यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो जानबूझकर किचन में मसरूफ हो गई थी। खौला शहरोज के यहाँ नहीं चलोगी? निदा उसे पुकारती हुई वहीं आ गई। जब उससे कहा है तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर चलो ना। चलो। उसने चूल्हा बंद कर दिया, फिर उसके साथ किचन से निकलती हुई कहने लगी, सुनो निदा, उसे अपने यहाँ आने की दावत मत देना। क्यों? वो जवाब देने के बजाय अपने कमरे में चली गई। जल्दी से बालों में ब्रश किया और फिर वापस आते हुए कहने लगी, चलो। ड्रेस चेंज नहीं करोगी? निदा उसका सरतापा जायजा लेते हुए कहने लगी। नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। निदा ने कंधे उचकाए और उसके साथ बाहर निकल आई। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करने लगा, यूं जैसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई हो। उन्हें लिविंग रूम में बिठाने के बाद वो फौरन ही चाय बनाने चला गया। जब वापस आया तो निदा उससे कहने लगी, आप किस चक्कर में पड़ गए? हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और मैं आपको जल्दी नहीं जाने दूंगा। वो छोटी सी ट्रे उनके सामने रखता हुआ खास तौर से उससे कहने लगा, खौला आप चाय बनाए। वो चुपचाप प्यालियों में चाय डालने लगी। आपका तो सिर्फ 1 साल ही और रह गया है ना? निदा उससे पूछने लगी। हाँ। इसके बाद क्या इरादा है? यही रहेंगे या वापस जाएंगे? वापस तो बहरहाल जाऊंगा, 1 साल बाद ना सही 2 या 3 साल के बाद, क्योंकि मेरा मुस्तकिल यहाँ रहने का इरादा नहीं है। ग्रीन कार्ड नहीं लेंगे? निदा की शरारत से पूछने पर वो भी हंस पड़ा। ग्रीन कार्ड की सही वो करता है जिसे अपनी मिट्टी से ज्यादा यहाँ कशिश नजर आती है, और मेरे नजदीक अपने वतन की मिट्टी ज्यादा मोतबर है। मैं अगर मजीद यहाँ रुका भी तो स्पेशलाइजेशन के लिए रुकूंगा, वरना नहीं। निदा चले? वो पहली बार बोली भी तो जाने की बात करने लगी। बैठे ना। आपको कौन सा बहुत दूर जाना है? दूर तो नहीं जाना, लेकिन स्टडी करनी है। उसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। अरे, आपने तो फौरन ही अपनी बात पर अमल भी कर डाला। ये अब नहीं रुकेगी, इसलिए अब इजाजत दीजिए। निदा भी खड़ी हो गई। कमाल है, अभी तो आई थी। फिर कभी जब फारिग होंगे तो आ जाएंगे। और शहरोज, आप भी आए ना? निदा को अखलाकन कहना पड़ा। जरूर आऊंगा। वो उन्हें छोड़ने बाहर तक आया। सुनो, उसके सामने तुम गूंगी क्यों बन जाती हो? अपने दरवाजे से अंदर आते ही वो उससे कहने लगी। क्या मतलब? वो तुमसे बात करना चाहता है और तुम सिर्फ मुझसे तो बात नहीं करना चाहता, और फिर तुम जो इतना बोलती हो।
میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ اس کا ہر انداز بتاتا ہے۔ ندا وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو، کیا تم میری باتوں سے انکار کر سکتی ہو؟ ہاں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کتاب اس کے سامنے کھلی رکھی تھی اور وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پائی تھی۔ ندا کو تو اس نے جھٹلا دیا تھا، لیکن اپنے آپ کو جھٹلانا بڑا مشکل تھا۔ میں شہروز کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اس نے 10ویں بار سوچا، کیا واقعی وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ سوچتے سوچتے الجھنے لگی تھی، تب اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ سیمسٹر ختم ہوتے ہی انہیں فراغت نصیب ہوئی تھی اور ان دنوں کے لیے انہوں نے بہت سے پروگرام بنا رکھے تھے، لیکن دوسرے ہی دن ندا کے بڑے بھائی واشنگٹن سے آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تو اس سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ ندا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے دن اس نے اطمینان سے بیٹھ کر ممی کو تفصیلی خط لکھا، انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں لکھنے کے ساتھ اپنی طرف سے ہر طرح کا اطمینان دلایا۔ اگلے 2 دن اس نے اپنے کچھ ادھورے کام نمٹانے میں صرف کر دیے۔ اس کے بعد وہ بالکل فارغ ہو گئی۔ فراغت اور تنہائی دونوں نے مل کر اسے بور کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موسم بھی بدلنے لگا تھا۔ صبح کے وقت خنکی پڑ جاتی تھی اور اس کے پاس گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے ندا کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ اب وہ چلی گئی تھی اور اکیلے بازار جانے میں اس کی بزدلی آڑے آتی تھی۔ گو کہ سوچا اس نے بہت بار تھا کہ وہ جا کر اپنی کچھ ضروری چیزیں لے آئے گی، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ اس وقت وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ موسم کچھ ابر آلود سا ہو رہا تھا۔ شفاف سڑک پر دور تک نظریں دوڑاتی ہوئی اپنے گھر کو یاد کرنے لگی۔ اسے یاد آیا وہ ایسے موسم میں ہمیشہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور ممی کتنا ڈانٹتی تھی اسے کہ وہ کیوں اور لڑکیوں کی طرح انجوائے نہیں کرتی۔ وہ چپ چاپ ممی کی ڈانٹ سنتی، اس کے بعد سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ مجھے بھیگا موسم کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ممی، وہ یوں بولی جیسے ممی اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ ایک نامعلوم سی اداسی پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ وہ ممی کو مخاطب کر کے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کال بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے جلدی سے آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے شہروز کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ نیم واہ ہوئے۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اس نے چپ چاپ ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس دن کے بعد پھر آپ آئی نہیں، میں انتظار کرتا رہا۔ اصل میں ندا واشنگٹن گئی ہوئی ہے اور آپ ندا کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، آپ چائے پیئیں گے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اگر آپ مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہ رہی ہیں تو چائے بنانے کے بہانے ضرور یہاں سے جائیں، ورنہ… میرے خدا کیسی باتیں کر رہا تھا وہ، جو اسے نروس کیے دے رہی تھی۔ خولا بیٹھ جائیں پلیز، وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا اور وہ اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے کچن میں چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چائے بنانے کے دوران وہ مسلسل اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی اس وقت وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ندا کب واپس آئیں گی؟ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرا خیال ہے 4-5 روز میں آ جائے گی، یعنی یونیورسٹی کھلنے سے 1 روز پہلے۔ ہاں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر کہنے لگا آج موسم خاصا خوشگوار ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، وہ ایک دم بے تکلفی پر اتر آیا۔ وہ گھبرا کر اپنی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میرا خیال ہے یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں؟ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، اپنے آپ کو ندا کا محتاج نہ بناؤ خولا، اس کے بغیر بھی چلنا سیکھو۔ آپ غلط سمجھے۔ میں بالکل بھی غلط نہیں سمجھا۔ ہاں اگر میرے ساتھ جانے پر اعتراض ہے تو صاف کہو۔ وہ خفا ہوتا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا۔ کیا نہیں؟ آپ کے ساتھ جانے پر تو اعتراض نہیں۔ وہ کھل اٹھا۔ تو پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر چلو۔ ابھی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑوں پر نظر ڈالی، ٹھیک ہی تھے،
जल्दी से बालों में ब्रश किया और फिर पर्स बगल में दबाती हुई वापस आ गई। गुड। वो उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, वो उसके साथ बाहर आती हुई कहने लगी। शॉपिंग सेंटर करीब है, वापसी में कर लेना। जैसे आपकी मर्जी। प्लीज खौला, अब आप जनाब से निकल आओ। मुझे थोड़ी बेतकल्लुफी अच्छी लगती है। मुझे बेतकल्लुफ होने में काफी वक्त लगता है। क्यों? पता नहीं। सुनो, कहीं तुम्हें मेरी बेतकल्लुफी नागवार तो नहीं गुजरी? नहीं। उसने करीब से गुजरती टैक्सी रोकी और उसके लिए दरवाजा खोल दिया, फिर उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया। बहुत सारा वक्त उन दोनों ने दरिया के किनारे चहलकदमी करते हुए गुजारा और जब दोपहर ढलने लगी तब वो उसे शॉपिंग सेंटर ले आया। बहुत जल्द वो शॉपिंग से फारिग हो गई और जैसे ही उसके साथ बाहर निकली, मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो उसकी तरफ यूं देखने लगी जैसे पूछ रही हो अब क्या करें। वो कंधे उचकाता हुआ कहने लगा, शायद कुदरत को हमारा साथ मंजूर है। उसे खामोश देखकर वो फिर कहने लगा, तुम मुझसे फरार की खातिर जल्दी से घर जाना चाहती थी ना? क्या तुमसे फरार मुमकिन है? उसने सोचा। आओ ऊपर कैफे में चलते हैं। वो उसके जवाब का इंतजार किए बगैर चल पड़ा तो उसे भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। कैफे का माहौल वैसा ही था जैसा उसने फिल्मों में देखा था। वो कॉफी पीते हुए मुसलसल काउंटर पर बैठी उस लड़की को देखती रही जो उसके साथ ही पढ़ती थी और जिसका महबूब मशगला मशरक और मशरक में रहने वालों का मजाक उड़ाना था। निदा उससे बहुत चिढ़ती थी और अक्सर अपनी जबान में उसके मुंह पर उसे गालियां भी देती थी। वो अक्सर ऐसे मौके पर निदा का हाथ दबाकर उसे रोकती थी। क्या सोचने लगी? उसे मुसलसल उधर मुतवज्जा देखकर वो पूछने लगा, कुछ नहीं, अब चलो। लेकिन बारिश तो रुकी नहीं। वो शीशों से बाहर देखता हुआ कहने लगा, जिस रफ्तार से बरस रही है उससे लगता है अगले 2 दिन तक नहीं रुकेगी। तो फिर क्यों ना अभी निकल चले? चलो। उसने काउंटर पर आकर बिल अदा किया और उसके साथ नीचे आ गया। जब निदा वापस आई तो उसके बदले बदले अंदाज देखकर हैरान रह गई। उसके रुखसारों पर उतरती शफक की लाली के साथ होठों की मुस्कुराती कलियां बहुत सी अनकही दास्तानें सुना रही थी। सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में कोई खास बात हो गई है क्या? उस वक्त जब वो बालकनी में खड़ी हल्के हल्के गुनगुना रही थी कि निदा इंतहाई राजदारी से पूछने लगी, तो कौन सी बात? वो सचमुच घबरा गई। वही जिसने तुम्हें गुनगुनाने का हौसला बख्शा है। अगर तुम्हें मेरा गुनगुनाना अच्छा नहीं लग रहा तो खामोश हो जाती हूँ। नहीं भाई, मैं तुम्हें गुनगुनाने से मना नहीं कर रही, लेकिन अगर मुझे अपने राज में शरीक कर लो तो। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। वो उसकी बात काट कर बोल पड़ी। बताना ना चाहो तो अलग बात है, वरना तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। निदा के लहजे में खफकी महसूस करके उसने उसके हाथ थाम लिए। बात सिर्फ इतनी सी है निदा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में शहरोज यहाँ आता रहा है और मैं 1-2 बार उसके साथ बाहर भी गई हूँ। और क्या सुनना चाहती हो? और वो बात जो तुम्हारे चेहरे पर लिखी है और जिसे तुम बताने से गुरेज कर रही हो। जब जान ही गई हो तो इसरार क्यों कर रही हो? निदा हंस पड़ी। तुम खासी बुज़दिल हो खौला। जब उस रास्ते पर कदम रख ही चुकी हो तो डरती क्यों हो? वो चुप रही। मैं तो उसी दिन जान गई थी कि दाल में कुछ काला है, जिस दिन शहरोज खास तौर पर तुम्हें ढूंढता हुआ कैफेटेरिया आ पहुंचा था। निदा, वो तुम्हें अच्छा लगता है? वो उससे नजरें चुराती हुई बोली। कम ऑन यार, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे और भी बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। प्लीज तुम मेरी तरफ से कोई बात दिल में मत लाओ। वो चुपचाप उसकी तरफ देखती रही थी। क्लासेस शुरू होते ही उनकी पहले जैसी मसरूफियत शुरू हो गई। वही सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में रहना, उसके बाद वापसी पर अगले दिन की फिक्र साथ लाना। अब तो वो भी फरागत के लम्हों को तरसने लगी थी, लेकिन ऐसा कोई लम्हा छुट्टी वाले दिन भी मैसर नहीं आता था कि सारा दिन हफ्ते भर के जमाशुदा काम करने में गुजर जाता था। इस वीकेंड पर डॉक्टर विल्सन ने अपने स्टूडेंट्स को अपने घर पर इनवाइट किया था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो और निदा जल्दी जल्दी तैयार होने में लग गईं। उसने लाइट पिंक कलर के प्लेन सूट पर स्याह जर्सी पहनी और लंबे बालों को पुष्ट पर खुला छोड़ दिया। निदा, जल्दी करो, ये अमेरिकन वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। पाबंदी वक्त ने ही तो इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। निदा ने ब्रश हाथों से रख दिया और उसके साथ बाहर निकल आई। शहरोज अपने दरवाजे से निकल रहा था। उन दोनों को देखकर कहने लगा, डॉक्टर ज़्वागो ने इनवाइट किया है, वहीं जा रहे हैं।
अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। मुझे तो एतराज नहीं है, लेकिन खौला से पूछ लो। निदा शरारत से उसकी तरफ देखती हुई बोली। मैं क्यों एतराज करूंगी? वो फौरन बोल पड़ी। हाँ, ये क्यों एतराज करेगी भला? चलो। तीनों एक साथ चल पड़े। वो ठीक वक्त पर पहुंचे थे। डॉक्टर विल्सन खुद इस्तकबाल को मौजूद थे। शहरोज उन्हें छोड़कर अपने क्लास फेलोज की तरफ चला गया तो वो दोनों हॉल के निस्बतन तन्हा गोशे में आ खड़ी हुईं। यहाँ किसी तकरीब में शिरकत करने का ये पहला मौका था, इसलिए उसके साथ साथ निदा भी थोड़ी नर्वस लग रही थी। उन्हें खड़े कुछ ही देर हुई थी कि जाने कौन था जो उनके करीब आकर कहने लगा, हेलो। जवाबन उन्होंने भी हेलो कहा। आर यू पाकिस्तानी? वो उन दोनों से पूछने लगा, आपको कोई एतराज है? निदा ने उर्दू में कहा था, इसलिए वो समझ नहीं सका और खौला की तरफ देखने लगा। यस, खौला ने जबान के साथ साथ सर भी हिला दिया था। मुझे पाकिस्तानियों की कुछ कुछ पहचान होने लगी है, वो अंग्रेजी में कह रहा था। बास चेहरों में बहुत कशिश होती है, जैसे आप। आखिर में उसने एकदम खौला की तरफ इशारा कर दिया तो वो घबरा कर निदा की तरफ देखने लगी। तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वो उसकी घबराहट से महसूस होते हुए शरारत से कहने लगी। मेरा नाम मार्क है, वो अपना तारुफ करवाने लगा। मैं स्कॉटलैंड से आया हूँ। यहाँ क्या करते हैं? वो संजीदगी से पूछने लगी। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोबा एग्रीकल्चर में हूँ और जानवरों पर रिसर्च कर रहा हूँ। जरा तवक्कुफ के बाद कहने लगा, असल में मेरा बाप एक किसान है, उसके पास थोड़ी बहुत जमीन है जिस पर वो काश्तकारी करता है और उसने एक फार्म भी बना रखा है जिसमें मुख्तलिफ जानवर हैं। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि जब उसके जानवर बीमार हों तो उसके इलाज के लिए उसे कहीं दूर न जाना पड़े। मौसूफ मुस्तकबिल के डंगर डॉक्टर हैं। निदा की सरगोशी पर वो हंस पड़ी। एक बात समझ में नहीं आई। निदा उससे कहने लगी, आप तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, तो फिर यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब है यहाँ तो डॉक्टर विल्सन के स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर विल्सन मेरे रिश्तेदार हैं। हेलो मार्क। वो अभी कुछ और भी कहना चाहता था कि एक लड़की ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने देखा वो वही लड़की थी जिनका महबूब मशगला मशरकी लोगों का मजाक उड़ाना था और जो उस रोज एक कैफे में काउंटर पर बैठी नजर आई थी। जोसेफिन, मार्क उसे कहने लगा, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। जवाब में उसने बुरा समूह बनाते हुए कुछ ऐसी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा कि निदा फौरन बोल पड़ी, हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। वाओ! उसके होंठ डायरी की शक्ल अख्तियार कर गए। अंदाज तमस्कराना था। तुम लोग सिर्फ फख्र करते हो और कुछ नहीं। क्या मतलब? कितना अरसा हुआ है तुम्हारे मुल्क को आजाद हुए? मेरा ख्याल है निस्फ सदी तो होने ही वाली है और तुम लोग अब तक तरक्की पजीर ममालिक की कतार में खड़े हो। आखिर क्यों? फिक्र मत करो, ज्यादा दिन नहीं है जब हम तरक्की पजीर की कतार से निकलकर तरक्की याफ्ता की कतार में शामिल हो जाएंगे। तरक्की याफ्ता की कतार में शामिल हो जाओगे? परसों से तुम लोग ये ख्वाब देख रहे हो। मैं पूछती हूँ, आखिर इसे ताबीर कब दोगे? प्रचार तो बहुत करते हो कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत बाहिम्मत हैं, हमारे हौसले जवान हैं, हमारे अज़ाइम। हाँ, हम बहुत बाहिम्मत हैं और टैलेंटेड भी। निदा उसकी बात काट कर दबी दबी आवाज में चीख पड़ी। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे सारे टैलेंट को तुम लोग डॉलरों में खरीद लेते हो। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना क्या है? कभी फुर्सत मिले तो ईमानदारी से अपना मुहासबा कर देखना जोसेफिन, कि सुपर पावर बनने में तुम्हारा अपना कितना हाथ है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कुछ भी नहीं? जोसेफिन का अंदाज अब चिढ़ाने वाला था। सिर्फ 20%, बाकी 80% इधर उधर से मुस्तार लिए हुए टैलेंटेड लोग हैं जिनके बल पर तुम इतना इतरा रही हो। दूसरों का क्या कहूँ, खुद हमारे यहाँ के डॉक्टर अब्दुल सलाम यहाँ मौजूद हैं। निदा प्लीज खामोश हो जाओ, खौला ने उसका हाथ दबाकर कहा, लेकिन वो बहुत जज्बाती हो रही थी। क्यों खामोश हो जाऊं? मुझे इसे बताने दो कि हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये खुद हैं जो इस वक्त हमें तरक्की पसीर होने का ताना दे रही हैं। हमारे यहाँ जब खालिद व तारिक पैदा होते हैं सबसे पहले ये उनका सर कुचल देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हमारी या हमारी आने वाली नस्ल में कोई ऐसा जरूर होगा जिसे इनके डॉलरों की चमक दमक मुतासर न कर सकेगी। छोड़ो निदा, मत इस बहस में उलझो। चलो देखते हैं शहरोज कहाँ है। वो मार्क से माजरत करती हुई निदा को तकरीबन घसीट कर दूसरी तरफ ले गई।
वापसी में निदा का मूड सख्त ऑफ था। वो मुसलसल जोसेफिन को गालियां देती रही। उल्लू की पट्टी, समझती क्या है अपने आप को? आइंदा मेरे मुंह लगने की कोशिश की तो गला दबा दूंगी उसका। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? बात मैंने नहीं, उसने शुरू की थी। वो अब भी गुस्से में थी। चलो दफा करो। खौला मौजू खत्म करने की गर्ज से बोली। कैसे दफा करूं? इतनी हकारत होती है उसके लहजे में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हर एक का अपना अंदाज होता है। हो सकता है उसका बात करने का अंदाज ही ऐसा हो। तुम दोनों कोई और बात नहीं कर सकती? शहरोज उनकी गुफ्तगू से उकता कर कहने लगा। बिल्कुल कर सकते हैं, निदा अपना मूड बदलते हुए कहने लगी। अब जरा दिल थाम कर सुनो कि डॉक्टर ज़्वागो का रिश्तेदार मार्क खौला की बहुत तारीफ कर रहा था। क्या? वो चीख पड़ा। खौला से पूछ लो, बकवास कर रही है ये। वो उसके बाजू में चुटकी काटती हुई बोली तो वो हंस पड़ी। अगले दिन वो दोनों लंच टाइम में कैफेटेरिया में दाखिल हुई तो उनकी मखसूस जगह पर पहले ही से जोसेफिन बैठी हुई थी। आओ हम वहाँ चलकर बैठते हैं। वो निदा का हाथ पकड़कर जैसे ही दूसरी तरफ जाने लगी, निदा ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। नहीं, हम अपनी जगह पर बैठेंगे। वहाँ हमारा नाम नहीं लिखा। ना लिखा हो नाम, हम फिर भी वहीं बैठेंगे। आओ। वो उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई वहीं ले गई जहाँ जोसेफिन बैठी थी। वो बड़े इत्मीनान से जोसेफिन के सामने बैठी और खौला को भी बैठने का इशारा करने लगी। जोसेफिन ने लम्हा भर को उसको देखा, फिर बर्गर खाने में मसरूफ हो गई। खौला, तुम प्लीज मेरे लिए जूस लेती आना। क्यों, कुछ खाओगी नहीं? नहीं, इस वक्त कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं है। खौला चुपचाप चली गई और जब वो अपने लिए बर्गर और उसके लिए जूस लेकर वापस आई तो वो जोसेफिन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए दूसरी तरफ देख रही थी। तुम्हारी दोस्त शायद मुझसे खफा है। उसके बैठते ही जोसेफिन निदा की तरफ इशारा करती हुई कहने लगी। मैं क्यों तुमसे खफा होंगी? वो फौरन बोल पड़ी। लहजा उखड़ा उखड़ा सा था। तुम बहुत जज्बाती हो निदा। जोसेफिन अब बराह रास्त उससे मुखातिब थी और जज्बाती बंदे कभी कभी बहुत नुकसान उठाते हैं। यकीन करो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग जिस मकसद के तहत यहाँ आए हो उसे हासिल करो और वापस अपने घर की राह लो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ हमारा मुस्तकिल रहने का कोई इरादा नहीं है। ये बात तुम सिर्फ अपने बारे में यकीन से कह सकती हो, दूसरों के बारे में नहीं। उन लोगों को भी समझाओ जिन्होंने सिर्फ ग्रीन कार्ड्स को जिंदगी का हासिल समझ लिया है। और मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी तरह जानती होगी कि तुम्हारे यहाँ के लोग ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। वो खौला की तरफ देखने लगी जैसे यूं पूछ रही हो कि ये लड़की उसे क्या समझाना चाहती है। खौला उसकी नजरों का मफहूम समझ गई थी, इसलिए आंखों ही आंखों में उसे खामोश रहने का इशारा करने लगी। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो मैं आइंदा तुमसे ऐसे किसी मसले पर बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना मिशन नहीं छोड़ सकती। मैं जहाँ तक हो सका तुम्हारे यहाँ से आने वाले लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगी कि अपने घर की राह लो। क्यों, तुमने ठेका ले रखा है? निदा के तमस्खनाना लहजे पर वो चीख पड़ी। हाँ, मैंने ठेका ले रखा है। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? इसलिए निदा जहांगीर कि मेरा बाप भी पाकिस्तानी था। क्या? उसके साथ साथ खौला भी चीख पड़ी। हाँ, वो सिर्फ उस वक्त तक हमारे साथ रहा जब तक उसे ग्रीन कार्ड नहीं मिल गया। उसके बाद वो सारे नाते तोड़कर जाने कहाँ चला गया। मैं पूछती हूँ, क्या उसके तरह चले जाने से मेरा उससे रिश्ता टूट जाएगा? कभी नहीं। मेरी वल्दियत के खाने में हमेशा उसका नाम लिखा रहेगा। आई एम सॉरी जोसेफिन, अगर तुम पहले ही बता देती तो। वो तल्ख हो गई। बार बार अपनी दास्तान दोहराते हुए मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती हूँ। कुछ भी सही, वो है तो मेरा बाप, मेरी रगों में दौड़ता है। जाने क्या कशिश है उसके खून में कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचता है। पता नहीं कभी उसने भी मेरे लिए सोचा होगा कि नहीं। क्या तुम्हारे यहाँ के सब लोग ऐसे ही होते हैं? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? निदा बहुत आहिस्ता आवाज में पूछने लगी। वो अपने घर में खुशबाश हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं एक फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती हूँ। शाम में एक कैफे में जॉब करती हूँ। मुझे अपनी टफ जिंदगी से शिकवा नहीं है। यहाँ तो हर दूसरा बंदा ऐसी ही जिंदगी गुजारता है, लेकिन मैं अपनी पहचान जरूर चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे जोसेफिन कहती है, जबकि मेरे बाप ने मेरा नाम आयशा रखा था।
काश वो जाते हुए मेरे खून से अपनी कशिश भी साथ ले जाता तो मैं इस तरह न टूटती। उस वक्त जब मेरे अंदर आयशा सर उभारने लगती है तो मैं जैसे चक्की के दो पाटों के दरमियान आ खड़ी होती हूँ। तब मेरा दिल चाहता है कोई मेरा हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच ले, लेकिन उसने हाथों पर अपनी पेशानी टिका ली। ये सिर्फ मेरा अलमिया नहीं है, वो फिर बोली, मेरी तरह और भी होंगे, और ये सिर्फ जॉसलीन प्लीज। खौला उसकी बात काट कर बोल पड़ी, सबको एक कतार में मत खड़ा करो। ये ठीक है कि कुछ लोग ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। तुम अपने यहाँ के लोगों की वकालत नहीं करोगी तो कौन करेगा? चलो इस बहस को छोड़ो और मेरा एक मशवरा मानो। वो सवालिया नजरों से निदा की तरफ देखने लगी। कभी जब तुम्हारे अंदर आयशा सर उभारने लगे तो हमें आवाज दे लेना, हम तुम्हें अपनी तरफ खींचने में देर नहीं करेंगे। क्यों खौला? अपनी बात कहकर निदा खौला की तरफ देखने लगी। बिल्कुल, उसने फौरन तायीद की। सुनो, मैं तुम पाकिस्तानियों से उलझती ही उस वक्त हूँ जब मेरे अंदर आयशा बनने की ख्वाहिश मचलने लगती है। रियली? दोनों ने एक साथ उसके हाथ थाम लिए। आओ हम आयशा की तरफ जाने वाले रास्ते पर छाई धुंध अपनी पलकों से साफ करेंगे कि मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मुझे ख्वाब मत दिखाओ, हम सिर्फ ताबीर देंगे। खूबसूरत ख्वाब तो खुद ब खुद तुम्हारी आंखों में सजने लगेंगे। वो बगौर दोनों की तरफ देखने लगी। आओ, क्लास शुरू होने वाली है। खौला उसका हाथ थामे हुए ही खड़ी हुई तो वो किसी मामूल की तरह उनके साथ चल पड़ी। रात में उन दोनों का मौजू जॉसलीन थी। किताबें सामने रखे वो मुसलसल उसी के बारे में बातें किए जा रही थीं। खौला, क्या उसकी बातों पर एतबार किया जा सकता है? निदा अचानक पूछने लगी। क्या मतलब? हो सकता है उसने कोई फर्जी दास्तान कह सुनाई हो, लेकिन उसे फर्जी दास्तान सुनाने की क्या जरूरत थी? निदा कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, यार हमारे यहाँ के मर्दों को ऐसा करने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए कि उनके समझ से हम जैसी लड़कियों को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कहाँ तुम्हें जॉसलीन को जेर करना चाहती थी और अब जैसे खुद चारों शाने चित हो गई हूँ। तुम अब भी उसे जेर कर सकती हो। कैसे? अपने अच्छे अखलाक और उसने सुलूक की बदौलत। खौला तवक्कुफ के बाद कहने लगी, सुनो निदा, क्यों ना हम उसके साथ होने वाली ज्यादती या नाइंसाफी की तलाफी कर दें। मुझे लगता है वो अपनी माँ की निस्बत बाप से ज्यादा मानूस रही है, जभी तो उसके अंदर आयशा बनने की ख्वाहिश मचलती है, और मुझे यकीन है हमारी थोड़ी सी कोशिश उसे मुकम्मल आयशा का रूप दे देगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस पहलू पर भी सोचो कि आयशा बनने के बाद उसे किस मुआशरे में पनाह मिलेगी। मेरा ख्याल है वो न यहाँ की रहेगी और न वहाँ की, और मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा मसला नहीं है हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। क्या वो हमारे साथ जाने पर रजामंद हो जाएगी? क्यों नहीं, जब उसे अपने बाप की कशिश खींचती है, उस मिट्टी में भी उसके लिए जरूर कशिश होगी। ये तो है, लेकिन सुनो, तुम अभी से उसे जाने की बात मत कह देना। हम पहले उसके ख्यालात देखेंगे कि वो क्या चाहती है। अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। बेवकूफ नहीं हो, लेकिन जल्दबाज जरूर हो। वाकई जल्दबाज तो हूँ, निदा ने फौरन एतराफ किया। यहाँ आने का फैसला भी जल्दबाजी में किया था, जभी तो पछता रही हूँ। ये सारा पछतावा उस वक्त दूर हो जाएगा जब यहाँ से एमडी की डिग्री लेकर जाओगी। अभी बहुत वक्त है, कोई ज्यादा वक्त नहीं है, गुजरते पता भी नहीं चलेगा। तुम अपने बारे में कह सकती हो, क्योंकि वो खूबसूरत साथी जो साथ है। फिर अचानक चौंक कर कहने लगी, खौला, जॉसलीन के बारे में शहरोज से भी मशवरा कर लेते हैं। हाँ, सुबह जाते हुए उससे बात कर लेंगे। लेकिन जब शहरोज ने सुना तो उसने न सिर्फ उन दोनों से इख्तिलाफ किया, बल्कि उन्हें सख्ती से जॉसलीन के मामले में पढ़ने से भी मना किया। लेकिन वो निदा ही क्या जो किसी बात का इरादा कर ले और उसे पूरा न करे, लिहाजा उसने पुरजोर दलाइल से शहरोज को कायल करके ही छोड़ा। यूं थोड़ी सी कोशिश के बाद वो जॉसलीन को अपने साथ रहने पर आमादा कर सकी। जिस रोज वो अपना घर, जहां वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी, छोड़कर उनके अपार्टमेंट में मुंतकिल हुई, उसी रात उन्होंने खाने पर शहरोज को भी बुलाया। खाने के बाद चारों बहुत देर तक बातें करते रहे थे। इस दौरान जॉसलीन खुलकर उनके सामने आई थी। वो फितरतन अच्छी लड़की थी, बस किसी किसी वक्त जरा जज्बाती हो जाती थी।
फौरी तौर पर उन्होंने उसे किसी बात पर मजबूर नहीं किया और न ही अपनी कोई बात जबरदस्ती उस पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। रफ्ता रफ्ता वो खुद ही उनके सांचे में ढलती गई थी और उस रोज तो उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उसने मुकम्मल तौर पर जोसेफीन का खात्मा कर दिया और अपने आप को आयशा कहलवाने में फख्र महसूस करने लगी। उनके सेमेस्टर करीब थे और साथ ही ईद भी आने वाली थी। उन्होंने ईद की तैयारी सेमेस्टर के बाद के लिए उठा रखी और अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी। जिस रोज सेमेस्टर खत्म हुए उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। यहाँ तो सेमेस्टर के बाद 10 दिन की छुट्टियां मिलती थी, लेकिन इस बार ईद की वजह से उन्हें 3 दिन की इजाफी छुट्टियां भी मिल गयीं, जिससे भरपूर फायदा उठाते हुए पहले उन्होंने अपने जमाशुदा काम किए, उसके बाद ईद की शॉपिंग में लग गईं। खौला इस ईद को यादगार तौर पर मनाएंगे। निदा खासी पुरजोश थी। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वजाहत करते हुए बोली, हो सकता है कभी मैं कोई बहुत बड़ी आदमी बन जाऊं और अखबार वाले मेरा इंटरव्यू लेते हुए पूछें कि कभी आपको परदेश में ईद मनाने का इत्तेफाक हुआ, तब मैं अपनी इस ईद का अहवाल बड़े मजे ले लेकर सुनाऊंगी। उसके साथ साथ आयशा भी हंस पड़ी। क्यों, क्या मुझ में बड़ा आदमी बनने के जरासीम नहीं है? वो उन दोनों के हंसने पर पूछने लगी। जरूरत से ज्यादा है। आयशा फौरन बोल पड़ी। मुझे खदशा है निदा कि अगर तुम्हारे भाई आकर तुम्हें वाशिंगटन ले गए तो हमारी ईद तो बेमजा हो जाएगी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं भाई को पहले ही मना कर चुकी हूँ, लिहाजा हर किस्म के खदशे से आजाद हो जाओ। वाकई तुम कितनी अच्छी हो निदा, खौला के कहने पर वो हंस पड़ी। अब तो मान जाओ कि मैं हर काम तुम्हारी खातिर करती हूँ। मैं मानती हूँ और वो काम भी जो करने के नहीं होते वो भी तुम मेरी खातिर ही करती हो। खौला मायनेखेज अंदाज से हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। चांद रात को वो मुख्तलिफ चीजें बनाने में लगी रही, जबकि निदा इत्मीनान से बैठी आयशा के हाथों में मेहंदी लगाती रही। जिस वक्त वो किचन के कामों से फारिग होकर आई, निदा उससे कहने लगी, जल्दी आओ, तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी लगा दूं? नहीं, मुझे शौक नहीं है। उसने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए। शौक की क्या बात है, जब हम लगा रहे हैं तो तुम भी लगाओ। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, जल्दी आओ। आओ ना, आयशा भी इसरार करने लगी। देखो, इसने मेरे हाथों को कितना खूबसूरत बना दिया है। उसने लम्हा भर आयशा की तरफ देखा, फिर खामोशी से निदा के सामने बैठते हुए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और अभी निदा उसके हाथ पर मेहंदी लगा ही रही थी कि शहरोज आ गया। वो उन तीनों के लिए चूड़ियां लाया था, बस इन्हीं की कमी थी। निदा उसका हाथ छोड़कर पैकेट में से चूड़ियां निकालकर देखने लगी। रंग बिरंगी चूड़ियां बड़ी भली लग रही थीं। थैंक यू शहरोज, आपने बड़ी तकलीफ की। तकलीफ कैसी? हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। वो अपने हाथ में चूड़ियां डालते हुए भूल ही गई कि वो खौला के हाथ में मेहंदी लगा रही है। निदा, पहले इसे तो मुकम्मल कर दो, वरना मैं हाथ धोने जा रही हूँ। खबरदार, बस 2 मिनट सब्र कर लो। लाओ, इसे मैं मुकम्मल कर दूं। शहरोज ने उसका हाथ कलाई से थाम कर अपनी तरफ कर लिया। तुम? वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके साथ ही उसने कोन लेकर उसके हाथ पर डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। वो चुपचाप देखती रही। निदा खुद चूड़ियां पहनने के बाद आयशा को पहनाने में लग गई थी। अरे, आपने तो कमाल कर दिया। चूड़ियों से फारिग होने के बाद निदा जैसे ही उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई तो उसके हाथ पर बना खूबसूरत डिजाइन देखकर बेख्तियार तारीफ करने लगी। असल कमाल तो अब कर रहा हूँ। उसके साथ ही उसने हथेली के दरमियान में मेहंदी से अपना नाम लिख दिया। शहरोज, उसने आहिस्ता से बड़बड़ाते हुए अपना हाथ खींच लिया। मिटाना मत, अच्छा लग रहा है। ये मिटाना भी चाहे तो न मिटा सकेगी। शहरोज का अंदाज वालिहाना था और आंखों में मखसूस चमक जो उसे नर्वस कर देती थी। वो घबरा कर खड़ी हो गई और फिर इससे पहले कि वो तीनों उसे रोकते, वो अपने कमरे में चली गई। सुबह वो बहुत जल्दी उठ गई। नमाज से फारिग होने के बाद वो लिविंग रूम में से चीजें समेटने लगी जो रात निदा ने यूं ही छोड़ दी थी। साथ साथ वो उन दोनों को आवाज भी देती जा रही थी, लेकिन वो दोनों कसमसाकर फिर सो जाती। लिविंग रूम सेट करने के बाद वो उन दोनों के सर पर पहुंच गई। ये तुम्हारी यादगार ईद है जो अभी तक पड़ी सो रही हो, वो निदा के ऊपर से कंबल खींचती हुई कहने लगी। क्या करेंगे इतनी जल्दी उठकर? तैयार हो जाओ,
तुम्हारी तैयारी में भी 2 घंटे लगेंगे। छोड़ो, हमने किसके लिए तैयार होना है। निदा करवट बदलते हुए फिर सोने लगी। ठीक है, मैंने भी रात जितनी चीजें तैयार की हैं वो सब आसपास के लोगों को दे आती हूँ, तुम लोग सोती रहो आराम से। उसकी धमकी काम कर गई। दोनों फौरन कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। खबरदार हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश मत करना। वो हंसती हुई अपने कमरे में आ गई। वो दोनों अभी तक अपनी तैयारी में लगी हुई थीं, जबकि वो तैयार होने के बाद किचन में आकर कबाब बनाने लगी। टीमा उसने रात ही पीस कर रख लिया था, अब बस तलना बाकी था। उसने सोचा कबाब तलते ही वो सारी चीजें टेबल पर रख देगी और अगर दोनों ने साथ दिया तो ठीक, वरना वो अकेली ही खाने बैठ जाएगी क्योंकि बड़े जोरों की भूख लग रही थी। कबाब तलने के बाद उसने चूल्हा बंद करने के बजाय चाय का पानी रख दिया और अभी किचन से निकली ही थी कि बेल बजने लगी। वो क्योंकि दरवाजे के करीब ही थी इसलिए फौरन दरवाजा खोल दिया। सामने शहरोज खड़ा था। ईद मुबारक, उसने पेशानी पर हाथ ले जाते हुए सलाम का इशारा किया और जबान से ईद मुबारक कहा। बड़ा खूबसूरत अंदाज था। वो बेख्याली में उसकी तरफ देखे गई। क्या यहीं से वापस चला जाऊं? वो शरारत से पूछने लगा और वो कुछ खिजल सी होकर दरवाजे से हट गई। आइए। वो दोनों कहाँ हैं? वो अंदर आते हुए पूछने लगा। तैयार हो रही हैं, तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो जैसे ही जाने लगी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, मेरे आते ही तुम इधर उधर भागने के बहाने क्यों ढूंढने लगती हो? नहीं तो? अगर नहीं तो आओ मेरे साथ बैठो। नाश्ता नहीं करोगे? वो भी कर लूंगा, लेकिन पहले देखो निदा इधर ही आ रही है। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई। जिस वक्त वो ट्रे में ढेर सारे लवाजमात लिए वापस आई वो दोनों उसके पास बैठी थीं। ये दोनों कोई काम नहीं करती। वो उसे देखते ही पूछने लगा। इन्हीं दोनों से पूछो। क्यों भाई? हमें इतनी मजेदार डिशेस पकानी आती ही नहीं। निदा पूरा कबाब मुंह में रखती हुई इत्मीनान से बोली। लेकिन तुम लोग इसका हाथ तो बटा सकती हो। बिल्कुल, देखिएगा अभी मैं कितनी फर्स्ट क्लास चाय बनाकर लाऊंगी। फिर उठते हुए कहने लगी, आओ आयशा, चाय बना लाएं। आयशा को कहाँ ले जा रही हो? वो फौरन बोल पड़ी। ये यहाँ बैठकर क्या करेगी? वैसे भी तुम दोनों। बाकी जुमला रोक कर उसने शरारत से निचला होंठ दांतों में दबाया और आयशा का हाथ खींचती हुई किचन में ले गई। लड़की खासी समझदार है, वो उसके जाते ही कहने लगा। लेकिन तुम मुझे नर्वस करने वाली बात मत करना, वरना मैं अभी उठकर चली जाऊंगी। वो हंस पड़ा। लाओ अपनी मेहंदी दिखाओ, कैसी लगी है? वो हथेली खोल कर दिखाने लगी। तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? किसी और की नजर पड़ गई तो पता नहीं क्या सोचे, और फिर इसे मिटते मिटते भी वक्त लगेगा। क्या तुम इसे मिटाना चाहती हो? हाँ। उसकी आंखों की मखसूस चमक मांग पड़ने लगी। तब वो फौरन बोली, दिल की तख्ती पर जो लिखा है वो तो अनमिट है, फिर यहाँ लिखकर जमाने को दिखाने की क्या जरूरत है? खौला, वो बेख्तियार उसका हाथ थाम कर कहने लगा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा ख्याल है पहले कुछ अहदो पैमान कर लेने दो। इसकी जरूरत नहीं है। उसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। क्यों? हमें एक दूसरे का यकीन रखना चाहिए। वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, सुनो, मेरी तालीम तो खत्म हो गई, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं स्पेशलाइजेशन के लिए रुक जाऊं या वापस जाऊं? ये तो तुम अपने घर वालों से पूछो, उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया है। और तुम क्या चाहते हो? मैं अगर रुकना भी चाहूंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और इसी बहाने स्पेशलाइजेशन भी कर लूंगा। फौरी तौर पर वो उसका जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए उठ खड़ी हुई। मैं देखती हूँ ये दोनों चाय बना रही हैं या? मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? मैं क्या कहूँ? जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वो जैसे ही जाने लगी निदा चाय लिए आ गई। अरे तुम खड़ी क्यों हो? मैं तुम्हारे पास आ रही थी, इतनी देर लगा दी चाय बनाने में। हाय, मैं तो समझी थी तुम मुझे दुआएं दे रही होगी। बकुमत, वो उसे घूरते हुए बोली और फिर शहरोज को चाय देने के बाद अपना कप लेकर आयशा के साथ बैठ गई। फिर सारा दिन उन चारों ने मुख्तलिफ गेम्स खेलते हुए गुजारा, कभी कैरम, कभी कार्ड्स, और शाम में वॉक के लिए निकले तो बहुत दूर तक निकल गए। अगला दिन उन्होंने ज्यादा वक्त सोने में गुजारा और ईद के तीसरे दिन वो अपने मामूल के मुताबिक उठ गई। सुबह की नमाज से फारिग होने के बाद उसने अपने लिए चाय बनाई और मग लिए हुए बालकनी में आ खड़ी हुई। और ऐसे वक्त जब वो तन्हा होती थी तो उसे अपना घर याद आने लगता था। उस वक्त भी वो मम्मी को याद करते हुए कुछ उदास सी हो गई।
कितनी तन्हा होंगी मम्मी। उसने सोचा, पता नहीं मेरे बगैर उन्होंने ईद का दिन कैसे गुजारा होगा। और डैडी हमेशा ईद के तीसरे दिन मेरे पास आया करते थे। आज वो सोच रहे होंगे कि खौला तो है नहीं, फिर क्यों कर जाऊं। अचानक कॉल बेल की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसका ख्याल था शहरोज होगा, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखा तो सामने डैडी खड़े थे। वो बेख्तियार उनसे लिपट गई। मैं अभी अभी आपको ही याद कर रही थी। वो उन्हें लिए हुए अपने कमरे में आ गई। सिर्फ याद कर रही थी, मेरे आने के बारे में नहीं सोचा था। यही सोच रही थी कि आप हमेशा आज के दिन मेरे पास आते हैं। हमेशा आता रहा हूँ तो फिर आज क्यों ना आता बेटा। डैडी, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं। मैं तुम्हारी मम्मी के पास से भी होकर आया हूँ, वो भी ठीक हैं। उन्होंने तुम्हें बहुत सारा प्यार और दुआएं भेजी हैं। मेरे आने से तो मम्मी बहुत अकेली हो गई होंगी। वो सर झुकाकर पूछने लगी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र न करो, वो बहुत बहादुर औरत है। वो चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी, जो अपनी बात कहकर करीब रखा मैगजीन उठाकर देखने लगे थे। डैडी, आप आराम से लेट जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। उन्होंने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफा किया तो वो कमरे से निकल आई। किचन में जाने से पहले उसने निदा के कमरे में झांक कर देखा। दोनों उठ तो चुकी थीं, लेकिन अपने कंबल से नहीं निकली थीं। क्या मसला है? उसने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। तुम कंबल को नहीं छोड़ रही या कंबल तुम्हें नहीं छोड़ रहा? कंबल हमें नहीं छोड़ रहा, दोनों एक साथ बोली। अब बेचारे कंबल का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता ना। अच्छा, उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सुनो, तुम जहमत मत करो, हम खुद ही बना लेंगे, वरना तुम्हारे शहरोज साहब कहेंगे। इस वक्त शहरोज नहीं, मेरे डैडी आए हैं, वो खुशी से बताने लगी। वाकई? हाँ, और मैं उन्हीं के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तुम दोनों भी अगर हमारा साथ देना चाहो तो उठ जाओ। निदा फौरन कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई, फिर आयशा से कहने लगी, आओ आयशा, पहले अंकल से मिलाएं, अभी अभी पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनमें से अपने देश की खुशबू आ रही होगी। मुंह धोकर जाना, डैडी को मैले चेहरे अच्छे नहीं लगते। क्या? निदा के चीखने पर वो हंसती हुई कमरे से निकल आई। वो जानती थी डैडी मीठा बहुत पसंद करते हैं, इसलिए पहले उसने सेवइयां बनाई, उसके बाद एक चूल्हे पर चाय का पानी रखा और दूसरे पर स्लाइस गरम करने लगी। सुनो, तुम अपने डैडी के पास जाओ, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। आयशा उसके करीब आकर बोली। तुम मेरे डैडी से नहीं मिलोगी? वो अपने काम में मसरूफ थी, इसलिए आयशा के तासुरात न देख सकी, जो उसकी बात पर कुछ सी गई थी। फिर अचानक उसकी गैर मामूली खामोशी महसूस करके वो उसकी तरफ देखने लगी। आयशा, आओ, मैं तुम्हें डैडी के पास ले चलूं। तुम जाओ खौला, मैं यही ठीक हूँ। अरे, ये कैसे हो सकता है? चलो, डैडी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, पहले नाश्ता तो बना लो। नाश्ता भी बस तैयार ही है। और ये निदा कहाँ है? वो तुम्हारे डैडी के पास है। अच्छा, उसने जल्दी से ट्रे में सब चीजें रखी और चाय दम करते हुए बोली, चलो तुम ये ट्रे उठा लो। आयशा ने ट्रे उठा ली तो टी पॉट उठाकर उसके पीछे चल पड़ी। डैडी वाकई आयशा से मिलकर बहुत खुश हुए। नाश्ते के दौरान उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसे अपने पास बिठाया और निदा और खौला के इस इक़दाम की तारीफ की कि वो आयशा को अपने पास ले आई थी। जिस वक्त वो दोनों किचन में थीं, निदा ने उसी वक्त डैडी को आयशा के बारे में बता दिया था, और वो एक बात जो वो बहुत दिनों से कहना चाह रही थी, वो डैडी ने एकदम ही कहकर उन दोनों की मुश्किल हल कर दी। वो कह रहे थे, बेटा, आप पढ़ाई खत्म होते ही पाकिस्तान आ जाना। वो चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। अंकल ठीक कह रहे हैं आयशा, तुम हमारे साथ ही चलना। निदा भी फौरन बोल पड़ी। उसने खामोशी से सर झुका लिया। डैडी, अगर आप आराम करना चाहें तो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। खौला बर्तन समेटते हुए बोली। नहीं बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना है। कहाँ? वो हाथ रोक कर पूछने लगी। मैं यहाँ एक होटल में ठहरा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारी जो चंद दिन की छुट्टियां हैं उनमें तुम मेरे साथ रहो। ठीक है। वो जल्दी से खाली बर्तन लेकर किचन में गई। पर जिस वक्त डैडी के साथ जा रही थी, निदा और आयशा दोनों ने ही उसे घूर घूर कर देखने के साथ मुंह पर हाथ फेरते हुए इशारा किया कि वापसी पर तुम्हारी खैरियत नहीं है, और वो उनके इशारे समझकर हंसती रही। उसकी 5 दिन की छुट्टियां बाकी थीं और ये दिन उसने डैडी के साथ गुजारे। उस दिन वो जिंदगी में पहली बार डैडी की मोहब्बतों और शफकतों की बिला शिद्दत गैर मालिक रही कि उसे इतनी जल्दी दिन गुजर जाने का अफसोस होता रहा। वो कुछ वक्त और उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी।
اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھی اور انہیں واپس جانا تھا۔ ان چند دنوں میں اسے خوب تفریح کرائی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار وہ اس کے سیمسٹر ختم ہوتے ہی آئیں گے اور اسے کینیڈا لے جائیں گے۔ وہ جانتی تھی ڈیڈی کو سیاحت کا بہت شوق ہے، جبھی تو بقول ممی وہ سال میں 6 مہینے باہر رہتے تھے۔ اور اس شام وہ ڈیڈی کے پاس آئی تو کوریڈور میں ہی اس کی مت بھیڑ شہروز سے ہو گئی۔ کیونکہ ڈیڈی ساتھ تھے اس لیے وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر گئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ ان کے سامنے کھڑا تھا اور ڈیڈی اس کے ساتھ مسافر کرتے ہوئے حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم تو تھا کہ تم امریکہ میں ہو، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ یہاں بوسٹن میں ہو، ڈیڈی کہہ رہے تھے۔ میں خولا کے ساتھ ہی یونیورسٹی آف بوسٹن میں تھا، اب تو خیر میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا واپسی کا ارادہ ہے؟ ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ واپس جاؤں یا اسپیشلائزیشن کے لیے مزید چند سال یہاں رکوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خولا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ میری بیٹی ہے، ڈیڈی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ جی، اور خولا بیٹا یہ تمہاری آنٹی زہرا یعنی ڈیڈی کی دوسری بیوی کا بھتیجا ہے۔ آنٹی زہرا؟ بند ہونٹوں کے اندر یہ نام دہراتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہو گئی ہے، اور یہ احساس اتنا شدید تھا کہ جس نے اطراف سے مکمل طور پر بیگانہ کر دیا۔ پتہ نہیں ڈیڈی اور اس کے درمیان کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، وہ بالکل نہیں سن سکی، چونکہ اس وقت جب ڈیڈی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے چلو بیٹا میری فلائٹ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، وہ جیسے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی اندر تک آئی تھی۔ پھر ڈیڈی بہت تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے، اس کے بعد آئندہ سیمسٹر کے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ وہ ڈیڈی کو دروازے تک چھوڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ندا نے اس کا راستہ روک لیا۔ جا کہاں رہی ہو؟ چلو ہمارے پاس بیٹھو۔ نہیں ندا پلیز اس وقت مجھے مت چھیڑو، میں بہت اپسیٹ ہو رہی ہوں، تمہیں کمپنی نہیں دے سکوں گی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ندا اس کے زرد پڑتے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پتا نہیں، اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے وہ اسے دھکیلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرا دیا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ ہی آپ ساری باتیں ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگیں۔ اسے یاد آیا جب پہلی بار شہروز نے اپنا نام بتایا تھا تو وہ کس طرح چونکی تھی، یوں جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہے، اور اس وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ اس نے اسے کہاں سنا ہے۔ اب ہر بات ذہن میں واضح ہو رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے جب ممی نے اسے ڈیڈی کے پاس بھیجا تھا تو ایک شام اس نے فون ریسیو کیا تھا، کسی نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا میں شہروز جنجوا ہوں، پلیز ذرا آنٹی زہرا کو بلا دیں۔ وہ ہولڈ کرنے کا کہہ کر آنٹی کو بلانے چلی گئی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ نام اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا۔ لیکن ممی، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا، کیا وہ چاہیں گی کہ میں ان کی سوکن جسے وہ ڈائن کہہ کر مخاطب کرتی ہیں ان کے بھتیجے سے رشتہ داریاں جوڑوں؟ کبھی نہیں۔ اور کیا میں ممی کو ناراض کر سکوں گی؟ وہ اپنے آپ کو ٹٹولنے لگی، اپنی ممی کو جنہوں نے میری خاطر زندگی کے پلسرات پر تنہا سفر کیا، اب بھی انہوں نے میرے مستقبل کو درخشاں دیکھنے کی خاطر میری جدائی برداشت کی، تو کیا میں نہیں؟ اور اس نہیں کے بعد آنسوؤں کی برسات تھی جس میں وہ لمحہ بلمحہ بھیگتی رہی تھی۔ صبح اسے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن رات بھر وہ جس طرح اپنے آپ سے لڑتی رہی تھی اور اس کے بعد شہروز سے کبھی نہ ملنے کے فیصلے نے اسے اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جس وقت ندا اور عائشہ اس کے کمرے میں آئیں وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ہیں تم ابھی تک سو رہی ہو؟ یونیورسٹی نہیں جانا؟ ندا کے پوچھنے پر اس نے پلکوں کے در کھول دیے۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خولا تمہیں شاید بخار ہو رہا ہے، ٹھہرو میں تمہارے لیے چائے اور کوئی ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو، وہ فوراً بول پڑی، میں خود ہی لے لوں گی، تم دونوں جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم جاؤ۔ اس کے چیخنے پر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر ندا کندھے اچکاتی ہوئی کہنے لگی، جا رہے ہیں؟ دروازہ اندر سے لاک کر لو، اور اگر قریب المرگ ہو جاؤ تو سامنے سے شہروز کو پکار لینا۔ پھر جاتے جاتے دروازے میں رک کر کہنے لگی، ویسے میں شہروز سے کہتی جاؤں گی کہ تمہارا خیال رکھے، خبردار
किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बमुश्किल उठकर उनके साथ बाहर तक आई और उनके जाते ही दरवाजा लॉक करके अंदर आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद उसने चाय के साथ सर दर्द और बुखार की टैबलेट ली और दोबारा आकर लेट गई। रात को नींद पूरी ना होने की वजह से पलकें बोझल हो रही थीं। उसने आंखों पर हाथ रखते हुए अपने जहन से हर किस्म के ख्याल को झटका और जल्द ही सो गई। जाने कितनी देर हो गई थी उसे सोए हुए जब बैल की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी की तरफ देखा, 12 बज रहे थे। रिदा और आयशा के आने का वक्त नहीं था। वो समझ गई कि शहरोज होगा। वो चुपचाप लेटी रही। बैल वक्फे वक्फे से बज रही थी। उसका दिल बेईमान होने लगा। रात किए गए फैसले में दरारें पड़ने लगी तो उसने पूरा सर तकिए में छुपा लिया। उसके बाद भी काफी देर तक बैल बजती रही। फिर शायद वो मायूस हो गया था। फिर शाम में आयशा और निदा के आने पर ही उसने दरवाजा खोला था, लेकिन उन दोनों के साथ उसे देखकर वो फौरन अपने कमरे में आ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? निदा उसके पीछे आते हुए बोली। ठीक हूँ, तुम शायद सारा दिन सोती रही हो, शहरोज बता रहा था। उसने कई बार बैल बजाई थी लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। उसका दिल चाहा कि कह दे कि अब वो उसके लिए कभी दरवाजा नहीं खोलेगी, लेकिन वो खामोश रही। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? क्या तुम्हारे डैडी ने कोई ऐसी बात? मेरे डैडी क्यों कोई ऐसी बात कहेंगे? वो फौरन बोल पड़ी। फिर ये कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो तो शुरू से है, तुम्हें अब पता चला? निदा का ख्याल था वो हंस पड़ेगी, लेकिन वो उसी तरह खड़ी रही। खौला, आयशा अंदर आते हुए बोली, शहरोज तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। खौला, निदा की हैरत की परवाह न करते हुए वो बोली, उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे बात करने के बाद। वो खुद ही अंदर चला आया और उसे देखते ही वो पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। निदा समझ गई कि दोनों के दरमियान कोई बात हो गई है, इसलिए आयशा को इशारा करती हुई उसके कमरे से निकल गई। खौला, वो कदम बढ़ाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारा गुरेज अगर इस वजह से है कि मैं आंटी जहरा का रिश्तेदार हूँ तो शहरोज प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। उसकी बात काट कर बोल पड़ी। पहले मेरा जुर्म बताओ, मैं कुछ नहीं जानती। सुनो, अपने आप को धोखा मत दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। ये आपसे किसने कहा? वो इससे साया हंसी। न सिर्फ मेरे दिल ने बल्कि तुम्हारे हर अंदाज ने। लाख इनकार करो लेकिन इस हकीकत को नहीं छुटला सकोगी। मेरे नजदीक हकीकत सिर्फ ये है शहरोज जंजुआ कि मेरी मम्मी कभी नहीं चाहेंगी कि मैं आपसे कोई नाता जोड़ूं, और मैं अपनी मम्मी को कभी नाराज नहीं कर सकती। मैं कब कहता हूँ कि तुम उन्हें नाराज करो? फिर तुम उन्हें समझा सकती हो, कायल कर सकती हो। नहीं, मुझ पे हौसला नहीं है। तो फिर मुझे इजाजत दो कि मैं उनसे बात करूं। नहीं, क्या कहेंगी मम्मी कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ या? उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। देखो खौला, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप यहाँ से चले जाएं। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, उसके झुके हुए सर को देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारी हथेली पर लिखा मेरा नाम तो मिट जाएगा, लेकिन दिल की तख्ती पर लिखा कभी ना मिटा सकोगी। उसके साथ ही वो लंबे लंबे डग भरता उसके कमरे से निकल गया। बहुत सारे दिन गुजर गए। उसने अपने आप को किताबों में गुम कर दिया। वैसे भी नए साल के साथ उनकी पढ़ाई पहले से मुश्किल हो गई थी कि अब हर लेक्चर उन्हें प्रैक्टिकली समझाया जाता था। सारा दिन मरीजों के दरमियान रह रहकर वो किसी दूसरे ख्याल को अपने पास नहीं आने देती थी, लेकिन रात को जब वो सोने के लिए लेटती तो कुछ वक्त उसका जहन जरूर भटक जाता था। और उस रात वो बहुत देर तक जागती रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से वापसी पर निदा ने उसे बताया था कि शहरोज सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहा है। उसका दिल चाहा था निदा से पूछे कि वो स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं रुकेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। और अब उस वक्त से वो अपने आप से एक ही सवाल कर रही थी, क्या वो मुझसे मिलकर जाएगा या मुझे उसके पास जाना चाहिए? बहुत देर तक वो अपने आप से उलझती रही, और जब उसने सोने के लिए अपने जहन से हर ख्याल को झटका, उस वक्त वो अपने बारे में कोई भी फैसला करने में नाकाम रही थी।
सुबह छुट्टी होने के बावजूद वो अपने मामूल के मुताबिक उठी। लिविंग रूम से आती निदा की आवाज से वो समझ गई कि वो दोनों शहरोज की वजह से जल्दी उठ गई हैं। उसने उठने का इरादा मुलतवी करके करवट बदल ली। कुछ देर बाद ही निदा उसके कमरे में झांक कर कहने लगी, सुनो खौला, हम शहरोज को सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक जा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोली। क्या तुम उसे दरवाजे से भी खुदा हाफिज नहीं कहोगी? वो फिर भी खामोश रही। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी इंतहा पसंद हो। निदा बड़बड़ाती हुई चली गई तो वो रुखसारों पर छलक आने वाले आंसुओं को हथेली से रगड़ने लगी। उन दोनों की वापसी दोपहर तक हुई। उस वक्त वो खासी नॉर्मल हो चुकी थी। बड़ी बेमुरवत हो, निदा उसे देखते ही कहने लगी, बेचारा इतना उदास हो रहा था। तुमने उसके आंसू नहीं पोंछे? वो महज ये पोस्ट करने की खातिर कि उसे उसके जाने का जरा भी मलाल नहीं है, खुश दिली से बोली, पोंछे थे मैंने और आयशा ने मिलकर, लेकिन तुम्हारे कभी नहीं पोंछेंगे। मेरा आंसू बहाने का कोई इरादा नहीं है। ये तो वक्त बताएगा जब बिला इरादा ही छलक पड़ा करेंगे। उसके दिल में टीसें सी उठने लगी। ऐसा लगा अगर मजीद इस मौजू पर बात की तो आंसू छलकने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मौजू बदलती हुई बोली, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं है। निदा अपने कमरे में चली गई तो वो आयशा की तरफ देखने लगी। खौला, शहरोज बहुत अच्छा है। तुम्हें भी निदा ने सबक पढ़ा दिया है? नहीं, वो वाकई अच्छा है। मुझे उसकी अच्छाई से इनकार नहीं है आयशा, लेकिन उसने रुक कर लम्हा भर उसकी तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। जिंदगी को मामूल पर आने में कुछ वक्त तो लगा, फिर भी वो काफी हद तक संभल गई थी। निदा अलबत्ता अब भी कभी उसे लेक्चर देने से बाज नहीं आती थी, और जिस रोज उससे शहरोज के बारे में बात करती, उस दिन और उससे अगले कई दिन तक वो खासी अपसेट रहा करती थी। वो चाहती थी निदा उससे ऐसी कोई बात न करे, लेकिन निदा ने पता नहीं दिल में क्या ठान रखी थी कि वो अक्सर उसे छेड़ जाती थी। छुट्टी के दिन वो तीनों लिविंग रूम में बैठी कार्ड्स खेल रही थीं, जब निदा बोली, कल शहरोज का खत आया था, उसने कोई नोटिस नहीं लिया। तुम्हें भी सलाम लिखा है उसने। अब वो बराह रास्त उससे मुखातिब थी। वो फिर भी खामोश रही। क्या मैं जवाब में तुम्हारा सलाम लिख दूं? निदा, इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद है? वो कार्ड्स फेंकते हुए कदरे खफकी से पूछने लगी। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा मकसद, वो इत्मीनान से बोली। सुनो निदा, मुझे कायल करने की तुम्हारी कोशिश फजूल है। बेहतर यह है कि तुम अपने बारे में सोचो। क्या मतलब? वो तुम्हें भी तो अच्छा लगता था। खौला, उसे जैसे शौक सा लगा। वो कितनी देर तक बेयकीनी से उसकी तरफ देखती रही। गैर इरादी तौर पर सर को नफी में हिलाते हुए उसकी समझ में नहीं आया कि वो खौला से क्या कहे। मुझे तुमसे इतनी छोटी बात की तवक्का नहीं थी खौला। मेरी तरफ से तुम दोनों जहन्नुम में जाओ। वो उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। खौला ने आयशा की तरफ देखा, वो भी उसे मलामत से देख रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई है, और गलती का एहसास होते ही वो फौरन उठकर निदा के पीछे चल पड़ी। आई एम सॉरी निदा, वो उसके पीछे कमरे में दाखिल होते हुए बोली। मुझसे बात मत करो। वो खासी खफा थी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। वो बाकायदा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तुमने ये बात कही कैसे? बिला इरादा ही मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा यकीन करो। आइंदा ऐसी बात नहीं करोगी, कभी नहीं। और प्लीज तुम मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करो। क्या वाकई तुम उससे सब नाते तोड़ चुकी हो? मैं उससे नाता तोड़ने पर मजबूर हूं निदा। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ, शहरोज ने मुझे सारी बात बता दी थी। फिर तुम क्यों मुझे तंग करती हो? मैं जब उसे भूलने में कामयाब होने लगती हूँ, तुम उसका जिक्र छेड़ देती हो। ओके, आइंदा मैं उसके हवाले से कोई बात नहीं करूंगी। शुक्रिया, लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं? कर दिया। निदा का अंदाज ऐसा था जैसे एहसान कर रही हो। वो हंस पड़ी। चलो तुम्हें जबरदस्त किस्म की चाय पिलवाऊं। है तो ये सरासर रिश्वत, लेकिन तुम इसरार कर रही हो तो इनकार नहीं करूंगी। दोनों हंसती हुई कमरे से निकली तो आयशा उन्हें देखकर शरारत से कहने लगी, मैं तो फर्स्ट एड का इंतजाम करके बैठी थी। ख्याल था कि किसी एक का सर जरूर टूटेगा। संभाल रखो, किसी वक्त भी काम आ सकता है। निदा उसके पास जा बैठी, जबकि वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। निदा ने अपने वादे के मुताबिक फिर कभी उसके सामने शहरोज का जिक्र नहीं किया। गो के शहरोज के खत उसके और आयशा के नाम आते थे, लेकिन वो उसे नहीं बताती थी।
وہ اس طرف سے مطمئن ہوئی تو اس کے پاس ممی کا خط آ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے ڈیڈی تمہارے لیے شہروز کا پروپوزل لے کر آئے تھے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ بیٹا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ پہلے وہ حیران ہوئی کہ ڈیڈی کو کیسے پتا چلا، پھر اس کے سامنے ممی کو مطمئن کرنے کا مسئلہ تھا۔ وہ کہ اس نے فوری جواب دیتے ہوئے ممی کو لکھ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی وہ جانتی تھی کہ ممی کسی بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتی۔ وہ اکثر یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی کہ ممی کو کیسے یقین دلائے گی، اور ان دنوں تو ندا اور عائشہ کی حرکات بھی کچھ مشکوک قسم کی تھیں۔ وہ دونوں اکثر سر جوڑ کر پتہ نہیں کیا باتیں کیا کرتی، اور جیسے وہ آتی وہ فوراً سیدھی بیٹھتی ہوئی اپنا موضوع بدل لیتی تھی۔ وہ ان دونوں کی سرگرمیاں جاننا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود انہیں جان نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن تو وہ ان دونوں سے الجھ پڑی۔ تم دونوں میرے خلاف کیا سازش کرتی رہتی ہو؟ ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے خلاف سازش کرنے کی؟ پھر ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ گویا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، ندا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، ورنہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ وہاں ہیں جہاں سے آپ کو اپنی خبر بھی نہیں آتی۔ جی نہیں، اب اتنی بے خبر بھی نہیں ہوں میں، بہت دنوں سے تم دونوں کی حرکات نوٹ کر رہی ہوں جو کہ خاصی مشکوک ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وقت آنے پر بتائیں گے۔ نہیں، ابھی بتاؤ، وہ اصرار کرنے لگی۔ زیادہ نہیں، بس 2-4 دن صبر کرو، پھر ساری بات بتا دیں گے۔ ویسے اتنا یقین رکھو اس بات کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ، ندا نے اسے یقین دلایا تھا، لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ اور اس روز یونیورسٹی سے واپسی پر انہوں نے حسب سابق اندر داخل ہونے سے پہلے لیٹر باکس میں جھانک کر دیکھا تو انہیں 2-3 لفافے ایک ساتھ نظر آئے۔ ندا نے فوراً انہیں اپنے قبضے میں کیا اور اندر داخل ہوتے ہی دیکھنے لگی۔ ایک خط خولا کے نام تھا جو اس نے اس کے حوالے کر دیا، اور باقی دونوں لفافے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور ابھی وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد ممی کا خط پڑھنے بیٹھی ہی تھی کہ ندا کے کمرے سے اس کی اتنے زور سے چیخنے کی آواز آئی کہ وہ گھبرا کر ننگے پاؤں اس کی طرف بھاگی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ ندا عائشہ کو بازوؤں سے پکڑے گول گول چکر دیتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ وہ چلا کر پوچھنے لگی۔ شادی مرگ، اسے جواب دے کر ندا پھر عائشہ کو چکر دینے لگی۔ ندا، مجھے اب سچ مچ تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ ندا نے عائشہ کو بیڈ پر گرایا اور اس کی طرف پلٹتی ہوئی بولی، ارے بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو تمہارا دماغی توازن بھی بگڑ جائے گا۔ بتاؤ تو۔ اپنی عائشہ ٹھکانے لگی۔ کیا مطلب؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر مطلب سمجھاتی ہوں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے عائشہ کے پاس بیٹھ گئی، تب ندا کہنے لگی، میں نے عائشہ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو لکھا تھا، اس پر میری ممی نے لکھا ہے کہ میں واپسی پر اسے اپنے ساتھ لیتی آؤں، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ واقعی؟ بات ہی ایسی تھی کہ وہ بھی خوشی سے چلا پڑی۔ دیکھنا کہیں تمہارا دماغی توازن نہ بگڑ جائے۔ ارے تم نے خبر ہی ایسی سنائی ہے، اور اس وقت میں شدید تھکن کے باوجود کوئی سویٹ ڈش بنانے جا رہی ہوں۔ واہ، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، لیکن پہلے عائشہ سے پوچھ لو کہ یہ کیا کھانا پسند کرے گی۔ کیوں عائشہ؟ وہ دونوں جیسے ہی عائشہ کی طرف متوجہ ہوئیں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کے گلابی رخسار سرخی مائل ہو گئے تھے، گھنی پلکوں کے پہرے میں نیلگو آنکھوں میں اچانک سنہرے سجیلے سپنوں کی بارات اتر آئی تھی۔ ہم نے کہا تھا نا عائشہ کہ ہم صرف تعبیر دیں گے، خواب تم خود سجاؤ گی۔ ندا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت محبت سے بولی، اور سنو میری جان، ان خواب جزیروں پر اس یقین کے ساتھ سفر کرنا کہ جس کے حوالے سے تم یہ خواب سجا رہی ہو وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوگا، تمہارے انتظار میں ایک ایک پل گنتا ہوگا۔ ایک مدھر مسکراہٹ نے آپ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ اب پرسکون ندی کے مانند ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اب ان کا آخری سال تھا، منزل قریب تھی، اس لیے ان کی لگن اور جستجو میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ اجنبی دیش میں جہاں اتنا عرصہ گزرا وہاں اب ایک ایک پل کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ تینوں اب جب کبھی اکٹھی بیٹھتی گھر جانے کی باتیں کرتی، اور پھر جس روز وہ اپنے آخری امتحانوں سے فارغ ہوئی انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔
عائشہ کا خیال تھا اسے جانے سے پہلے اپنی ممی سے مل کر انہیں بتا دینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے اتفاق کیا تو وہ اپنی ممی سے ملنے نیو یارک چلی گئی۔ وہ 2 دن بعد واپس آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ انہوں نے اس حساب سے اپنی سیٹیں ریزرو کروا لی۔ پھر عائشہ کے آنے تک انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے گفٹ خریدے اور پیکنگ شروع کر دی۔ جس وقت عائشہ آئی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ارے تم دونوں نے میرا سامان بھی پیک کر دیا۔ اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے تو مزید 2 دن رکنا پڑتا، جبکہ ہمارے لیے مزید ایک پل بھی یہاں رکنا دشوار ہے، ندا نے وضاحت کی۔ بڑی بے مروت ہو، ان 4 سالوں میں تمہیں یہاں سے کوئی انسیت نہیں ہوئی؟ تم ہی نے کہا تھا کہ اپنا مقصد حاصل کرو اور گھر کی راہ لو۔ کہا تو تھا لیکن… بس اب لیکن کی گنجائش نہیں ہے، خولا نے اسے ٹوک دیا۔ تم یہ بتاؤ تمہاری ممی نے کیا کہا؟ پہلے خفا ہوئی پھر مان گئی، وہ مسکرائی۔ چلو یہ اچھا ہوا، اور اب میرا خیال ہے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان اٹھاؤ اور چل پڑو۔ میں ٹیکسی کے لیے فون کر آئی تھی، آنے والی ہوگی اور اس کے آنے تک ہمیں نیچے موجود ہونا چاہیے۔ ہاں چلو، تینوں اپنا اپنا سامان اٹھا کر چل پڑی۔ ندا کی منزل کراچی تھی جبکہ اسے لاہور جانا تھا۔ اس کا خیال تھا کراچی میں اسے ریسیو کرنے ڈیڈی آئیں گے، پھر وہ ان کے ساتھ لاہور جائے گی۔ لیکن کراچی میں ڈیڈی کی جگہ ممی کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ بے طرح خوش ہوئی۔ کتنی دیر وہ ان سے لپٹی ان کے وجود کی مہک سے اپنے آپ کو سیراب کرتی رہی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے اور ممی بڑے حوصلے سے اس کی پیٹھ تھپکتی ہوئی اسے پرسکون ہونے کی تاکید کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی کہنے لگی، میرے گمان میں بھی نہیں تھا ممی کہ آپ یہاں موجود ہوں گی۔ تمہارا باپ کسی ضروری کام سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ ممی کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھے فون پر کہا کہ میں تمہیں لینے یہاں آ جاؤں۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آئیے میں آپ کو ندا سے ملواؤں۔ وہ ممی کو لے کر ندا کے پاس آ گئی جو اپنے گھر والوں کے درمیان خاصی چہک رہی تھی، اور عائشہ جس کے چہرے کو الوہی کرنیں چھو رہی تھی کچھ سمٹی سمٹی سی کھڑی تھی۔ ندا نے اپنے گھر والوں سے اس کا تعارف کروایا۔ اس کی ممی بھی ندا اور اس کے گھر والوں سے بہت اچھی طرح ملی۔ ان کی لاہور کی فلائٹ 2 گھنٹے بعد جانی تھی۔ ندا کا کہنا تھا کہ وہ اتنے وقت کے لیے ان کے ساتھ چلیں، لیکن اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے ممی نے سہولت سے منع کر دیا۔ یوں کچھ وقت وہیں کھڑے رہنے کے بعد جب ندا اور عائشہ اس سے رخصت ہونے لگی تو ندا بار بار اسے عائشہ کی شادی میں شریک ہونے کی تاکید کرتی رہی۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا تھا۔ جس وقت وہ ممی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی اس کی عجیب کیفیت تھی۔ اتنا عرصہ وہ اس گھر سے دور رہی تھی تو اسے اس گھر کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر چیز اسی طرح موجود تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہر قدم پر رک کر ایک ایک چیز کو چھو کر کہنے لگی، ممی یہ وال کلاک ابھی تک چل رہا ہے؟ ممی یہ پردے بھی وہی ہیں؟ ممی لگتا ہے آپ کو میری الماری کھولنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ اور ممی اس کی باتوں پر مسکراتی رہی۔ چلو اب تم نہا دھو کر کچھ دیر آرام کر لو، میں جب تک تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ آپ کیوں تکلیف کریں گی؟ کھانا میں خود پکاؤں گی، وہ فوراً بول پڑی۔ نہیں بیٹا، تم اتنی دور سے آئی ہو، آپ بھی تو میرے ساتھ آئی ہیں۔ تم سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم اتنے عرصے کے بعد آئی ہو۔ کوئی بات نہیں، وہ انہیں کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، آپ آرام سے بیٹھے، کھانا میں ہی پکاؤں گی۔ پھر وہ کچن میں آ گئی۔ اسے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بہت دنوں کے بعد یہاں آئی ہے۔ ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ موجود تھی کہ وہ آنکھ بند کر کے بھی اٹھا سکتی تھی۔ پکانے سے فارغ ہوئی تو نہانے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ممی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اب تم سو جاؤ، ممی پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہنے لگی، جب شام میں اٹھو گی تو میں تمہاری کامیابی پر تمہیں ایک خوبصورت سا گفٹ دوں گی۔ کیا دیں گی؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، شام میں خود ہی دیکھ لینا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ شاید بہت دنوں کے بعد گہری اور پرسکون نیند سوئی تھی کہ شام گہری ہو کر سیاہی میں ڈھلنے لگی۔ تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ تو ممی نے آ کر زبردستی اسے اٹھایا۔ بیٹا کیا رات میں نہیں سونا؟ وہ شیشے سے باہر دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ رات تو ہو رہی ہے، تم دوپہر سے سو رہی ہو۔ ارے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، آپ مجھے پہلے اٹھا دیتی۔ بہت مرتبہ تمہارے کمرے میں آئی، تمہیں اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن تم اٹھی ہی نہیں۔ سوری ممی،
कोई बात नहीं, अब उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी चली गईं तो वो भी मसहरी से उतर आई। मुंह हाथ धोने के बाद उसने बालों में ब्रश किया और कमरे से निकल आई। मम्मी चाय लेकर आ रही थीं। वो उनके हाथ से मग लेकर टीवी लाउंज में ही बैठ गई। कुछ देर बाद मम्मी उसके पास आकर कहने लगी, बेटा उस वक्त मिसेस हमदानी ने मुझे बुलाया था, लेकिन तुम सो रही थी, इसलिए मैं जा नहीं सकी। अब जरा मैं उनकी बात सुनाऊं? जी मम्मी। आओ तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं बस अभी आ जाऊंगी। उठकर उनके साथ चल पड़ी। मम्मी के जाने के बाद उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वापस आकर बैठना ही चाहती थी कि कॉल बेल बजने लगी। उसका ख्याल था मम्मी ही होंगी जिन्हें अचानक कोई बात याद आई होगी। उसने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। आप? उसके होंठों ने बेआवाज जुम्बिश की। अंदर आने को नहीं कहोगी? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने हमेशा वाला जुमला दोहराया, लेकिन उसने हमेशा की तरह फौरन दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता नहीं दिया, बल्कि दरवाजे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली, नहीं। उसकी आंखों की मखसूस चमक एकदम ही मांद पड़ गई और वो खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मम्मी पता नहीं क्या सोचे और हो सकता है वो खफा भी हो, लेकिन मैं खुद से तो नहीं आया। फिर क्या यहीं खड़े खड़े बता दूं? वो तसबसब में पड़ गई। खौला उसे देखते हुए अंदर आ गया। शहरोज प्लीज चले जाओ, वो मुल्तजी लहजे में बोली तो उसने पलटकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए। सुनो, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। क्या? वो उछल पड़ी। ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन कैसे? मैं नहीं जानता, वो अनजान बन गया। अभी जब मैं आ रहा था तो तुम्हारी मम्मी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऊपर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। और क्या? वो बेताबी से पूछने लगी। और उन्होंने ये पर्चा दिया है कि तुम्हें दे दूं। उसने जेब से तयशुदा कागज निकालकर उसके हाथ में दे दिया। वो कुछ ना समझते हुए उसकी तरफ देखने लगी। पहले इसे देख तो लो। उसने कागज की तरफ इशारा किया तो वो पहले चौंकी, फिर उसकी तरफ से पीठ मोड़कर तयशुदा कागज खोलकर देखने लगी। हैंडराइटिंग मम्मी की ही थी। लिखा था, तुम्हारी कामयाबी पर मेरी तरफ से तोहफा, शहरोज जंजुआ की सूरत, कहो कैसा है? वो एकदम पलटकर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी तो वो सीने पर हाथ रखकर कदरे छुपते हुए कहने लगा, खाकसार को शहरोज जंजुआ कहते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या समझना चाहती हो? पता नहीं। वो लचती हुई उसे वहीं खड़ा छोड़कर जैसे ही अंदर जाने लगी, उसने बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। सुनो, ये सब निदा और आयशा का कमाल है, लेकिन वो तो कह रही थी कि मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही। तुम इसे साजिश कहती हो? फिर और क्या कहूँ? अजीब लड़की हो। एक तो उन्होंने इतनी मुश्किल से तुम्हारी मम्मी को ये यकीन दिलाया कि तुम मेरे बगैर मरी जा रही हो। क्या? वो चीख पड़ी। उन्होंने ये सब लिखा था मम्मी को? मेरा ख्याल है वो शरारत से हंसा। इसका मतलब है तुम भी उनके साथ इस साजिश में शरीक रहे हो? बखुदा नहीं, झूठ कहते हो तुम। वो चीख पड़ी। तुम सब ने मुझे मम्मी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन खौला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। वो अपने आप में नहीं रही थी। उसे दरवाजे की तरफ धकेलने लगी तो उसने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम गलत समझ रही हो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम झूठे साजिशी जाते क्यों नहीं? खौला, मम्मी अंदर आते हुए उससे कहने लगी, घर आए मेहमान के साथ ये कैसा सुलूक कर रही हो? मम्मी, वो उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर मम्मी के कंधे से जा लगी। मम्मी, निदा और आयशा ने आपको झूठ लिखा था। मैं बिल्कुल भी इसके लिए नहीं मरी जा रही थी। मेरा यकीन करें मम्मी। क्या कह रही हो बेटा? मम्मी मुताज्जब थी। निदा और आयशा ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लिखी, बल्कि उन दोनों ने सिरे से मुझे कोई खत लिखा ही नहीं है। अब हैरान होने की बारी उसकी थी। तुम शायद इस बात पर हैरान हो रही हो कि मैंने शहरोज का प्रपोजल क्यों कर मंजूर किया। वो खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। तुम्हारे डैडी ने मुझे बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन मैंने इस बात से इनकार किया था। वो फौरन बोल पड़ी। हाँ, शायद तुमने मेरी खातिर इनकार किया था। तो सटपटा गई। बेटा, अगर तुम उस वक्त भी मुझे हकीकत लिख देती तो मैं कभी इनकार न करती, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी हर हाल में अजीज है। मम्मी, उनसे नजरें चुराते हुए बोली, डैडी ने आपसे क्या कहा था? उसकी बात पर वह हल्के से मुस्कुराई, फिर कहने लगी,
कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताया था कि उन्होंने तुम्हारी हथेली पर हिना से लिखा शहरोज का नाम खुद अपनी आंखों से देखा था, और तुम्हारा बाप कुछ भी सही, झूठ कभी नहीं बोलता, इतना मुझे यकीन है। वो घबराकर शहरोज की तरफ देखने लगी तो उसने शरारत से निचला होंठ दांतों में दबाते हुए एक आंख बंद कर ली। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी के कंधे पर पेशानी टिकाते हुए उसने सोचा। चलो, अगर तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी हो गई है तो उसे दूर कर लो, मैं जब तक खाना निकालती हूँ। मम्मी उसका गाल थपकती हुई किचन की तरफ चली गई तो वो एकदम बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। खौला, वो कदम बढ़ाकर उसके सामने आ गया। मुझे शुरू ही से हिना की महक से इश्क रहा है, और तुम्हारी हथेली पर अपना नाम सजाते हुए मेरे गुमान में भी न था कि हिना मेरी मोहब्बतों का कर्ज यूं चुकाएगी। वो चुप रही। सुनो, वक्त की गर्द ने तुम्हारी हथेली पर लिखा मेरा नाम जरूर मिटा दिया होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हिना की महक अब भी न सिर्फ तुम्हारी हथेली में बल्कि तुम्हारी सांसों में भी रची बसी होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, वो गुनगुनाई और अपनी हथेली उसके सामने कर दी, जिसे अपने हाथों के प्याले में लेते हुए उसने अपने होठों से छू लिया, और उसकी हथेली में रची बसी हिना की महक उसे बेखुद कर गई। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी दूसरे नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।